हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तार आपके साथ एक वन शॉट रिवीजन वीडियो लेके जुड़ चुका हूं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कौन से सब्जेक्ट का है सर? ओसीएम का है। तो इसमें हम कैसे पढ़ने वाले? सबसे पहली बात तो आप लोगों को बता दो दोस्तों कि आप लोगों को जो सेपरेट पढ़ाई करनी पड़ती है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आप कितना भी चैप्टर पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप इसे सेपरेट टाइम नहीं देते तब तक ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे वो क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के नीचे दिए गए हैं वो कवर करवा के दूं। उसी के साथ आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहेंगे। इफ यू वांट आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हो। इस लेक्चर का पर्पस क्या है? तो इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ये जो पीछे टेबल दिख रहा है, इस टेबल में क्या एनालिसिस किया हुआ है सर, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 3 आ रहा है दोस्तों, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, राइट। 6 मार्क्स के लिए कोई भी 2 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं 3 में से। आपके टेक्स्ट बुक में जितने चैप्टर्स है 1 से लेके 8, हर टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर के नीचे एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। उस एक्सरसाइज क्वेश्चन में हर चैप्टर के नीचे कितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उन सबका कैलकुलेशन हमने किया। तो टोटल 19 क्वेश्चन है दोस्तों। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं सब डिस्कस करने वाला हूं विद आंसर। और जिस नोट से मैं डिस्कस करने वाला हूं अपने टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप पे मैं वो शेयर भी कर दूंगा, जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आपके मन में अगर सवाल हो कि सर हमें वो एक्स्ट्रा करने हैं क्या, तो देखो बेटा, पहले तो अभी तक का जो ट्रेंड देखा है कि टेक्स्ट बुक से ही सवाल आता है और आपके पेपर में भी वहीं से आएगा, तो उतना मैं आपको करवा के दे रहा हूं। इफ यू वांट एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो आप वन टाइम रीड कर सकते हो। चलो, बिना समय गवाए दोस्तों, हमारे इस वन शॉट वीडियो क्वेश्चन नंबर 3, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो आपका खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा एक मेरा लेक्चर देखने से। तो शुरुआत करते हैं उसकी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज कह दूं, अगर आपको चाहिए कि सर हमें पूरे के पूरे चैप्टर्स आपके अच्छे से करने हैं, तो अपने एप्लीकेशन पे जो भी अभी मैंने जो डिस्काउंट दिया हुआ है 499, सिर्फ 500 रुपए के अंदर सर, जिसमें आप एक पिज्जा वगैरह खाते होगे, उससे कम प्राइस में दोस्तों आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो इफ यू वांट। जाइए जरूर खरीदिए उसे, फायदा लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है और वो कंटेंट है जो देख के बच्चों ने 99 मार्क्स भी लाए हुए हैं। ठीक है, चलो। तो सर हम चैप्टर नंबर 8 से शुरुआत करेंगे। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, बहुत शांति से। आप लोगों को सारी चीजें समझेगी बेटा, ट्रस्ट में। लेकिन आपको उससे पहले एक भरोसा आपको खुद के लिए, मतलब एक स्टेटमेंट बोलना होगा कि सर हम पूरा ध्यान देंगे करके, है ना, और आपके साथ ही सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे और हमारा 6 मार्क्स का टेंशन रिड्यूस हो जाएगा। आप सब लोग रेडी हो? यस और नो? यस। कैसे जाने वाले? रिवर्स सीक्वेंस में। वो चैप्टर नंबर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, ऐसे करके हम लास्ट से लेके फर्स्ट तक जाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों ने पहले कुछ क्वेश्चन किए होते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए फटाफट से और लास्ट चैप्टर पे जाइए, एक्सरसाइज क्वेश्चन देखिए और मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे आंसर लिखना है, देखो वो कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, ये सवाल है, मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम नियरेस्ट शॉप। ठीक है, मिस्टर एक्स घर से बाहर निकले, उनके घर के बाहर ही कोई नया नजदीक का शॉप था, वहां से उन्होंने कुछ गुड्स परचेज किए। ठीक है। मिस्टर वाई परचेज मोबाइल फ्रॉम टोक्यो। भाई साहब ने इंडिया के बाहर से मोबाइल मंगवाया, भाई ने। ठीक है। एंड मिस्टर जेड, नंदुरबार हो सकता है वो, शायद से नंदुरबार, परचेस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम दिल्ली। तो एक सिटी, एक स्टेट के, एक सिटी के बंदे ने दूसरे स्टेट से गुड्स खरीदे, इंडिया में ही है लेकिन। तो क्या सवाल है? देखो कितना सिंपल है, लेकिन एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। 3 मार्क्स का सवाल, एक एक मार्क्स आपको मिल जाएगा। पहला सवाल था, फ्रॉम विच टाइप्स ऑफ मार्केट डज मिस्टर एक्स परचेस। देखो एक्स ही आ रहा, एक्स ने तो नियरेस्ट शॉप से ही परचेस किया था, और आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा था कि कौन से टाइप के मार्केट में से इस भाई साहब ने गुड्स खरीदे। तो आंसर क्या है दोस्तों? बस आपको आंसर में लिखना है मिस्टर एक्स परचेस फ्रॉम लोकल मार्केट। तो आपका लोकल मार्केट ये आंसर था, 1 मार्क्स आपका हो गया। दूसरा सर, नेम द टाइप्स ऑफ मार्केट फ्रॉम वेयर वाई डील्स। अब देखो भाई ने कहां से मोबाइल खरीदा था बेटा? टोक्यो से, और आपको टाइप्स ऑफ मार्केट का कंसेप्ट पूछा हुआ है इसमें। तो ये कौन सा मार्केट है? नेशनल की इंटरनेशनल? जब दो देशों के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल। तो आपका आंसर हो गया, 1 मार्क्स मिल गया, इट इज इंटरनेशनल मार्केट। डन। तीसरा सवाल इस चैप्टर का है बेटा, स्टेट द टाइप्स ऑफ मार्केट फ्रॉम वेयर मिस्टर जेड परचेज द गुड्स। अब बोला कि जेड ने कहां से खरीदा था? वो रहता है एक सिटी में और इंडिया से ही दिल्ली में खरीदा है, तो भारत में ही ट्रांजेक्शन है। हाँ, लेकिन लोकल तो नहीं बोल सकते। एक सिटी, एक स्टेट दूसरे स्टेट में से खरीद रहा है, एक व्यक्ति जो एक स्टेट में रह रहा है दूसरे स्टेट में से गुड्स खरीद रहा है। तो ये क्या हो गया? नेशनल मार्केट। कौन सा मार्केट बेटा? नेशनल मार्केट। दैट्स ऑल। डन सर, वापस पढ़ने की भी जरूरत नहीं और टेंशन खत्म। चैप्टर नंबर 8 में टोटल 2 सवाल है, 2 में से हमने एक कर लिया। बताइए दोस्तों,
क्या ये क्वेश्चन बाद में देखने की भी जरूरत है? नहीं सर। जो बहुत नियरेस्ट शॉप से खरीद रहा है उसे क्या कहते हैं? लोकल मार्केट। जो आउट ऑफ इंडिया खरीद रहा है सर, उसे कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट। और जो इंडिया के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो उसे कहेंगे नेशनल मार्केट, कि इंडिया में ये एक स्टेट दूसरे स्टेट से खरीद रहा है। डन, खत्म। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सर अभी ये क्या है ना, ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैंने कहा था आपको कि ये टेक्स्ट बुक का नहीं है। जो टेक्स्ट बुक का सवाल है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे टी दिखेगा आपको। ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये करने की वैसे जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ टेक्स्ट बुक के ही सवाल करने हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में, लेकिन आप एक्स्ट्रा रीड कर सकते हो। चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये दूसरा सवाल है। अब ये सवाल क्यों दिया, बहुत बड़ा डाउट है, लेकिन एक बार कर लेते हैं सर। वैसे आना तो चाहिए नहीं था, बट ठीक है। सवाल नंबर 2 और लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का। मिस्टर एक्स डील इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये पता है ना बेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है एवरीवन? हाँ सर। इंपोर्ट मतलब बाहर की कंट्री से गुड्स इंडिया में लेके आना, और एक्सपोर्ट मतलब क्या, हमारे कंट्री से गुड्स बाहर भेजना। दिस इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो एक्स नाम का बंदा था जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस में डील कर रहा था। सो ही नीड्स डिफरेंट फॉरेन करेंसी। तो उसे अलग अलग प्रकार के, जैसे अगर वो इंडिया में डील कर रहा है तो रुपीज से काम बन जाएगा, लेकिन अगर वो जापान में डील कर रहा है तो उसे येन में पैसा लगेगा, है ना। डॉलर्स में लगेगा कोई दूसरी कंट्री का, तो उसे डिफरेंट करेंसीज लग रहे थे अलग अलग कंट्री के। फॉर द एक्सपांशन ऑफ हिज बिजनेस ही बोरो मनी फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एक्सपांड करना था बिजनेस, तो उन्होंने बैंक से पैसा ले लिया। ठीक है सर। ही इन्वेस्ट द फंड इन इक्विटी शेयर। ओके, और बोले बोरो करके उन्होंने पैसा कहां पे डाल दिया? इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, इक्विटी शेयर्स में। ओके सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। चैप्टर तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 है या एसपी का है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 8 ओसी में ही दिया हुआ है। चलो क्या सवाल है। नेम द मार्केट फ्रॉम वेयर मिस्टर एक्स बोरो मनी। इसे आईएमपी कर लेना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ गया ना तो यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ओसी में कहां पे आ गया मार्केट। उन्होंने कहा कि बताइए कि एक्स ने कौन से मार्केट में से मनी बोरो किया रहेगा, तो आंसर ये रहा बेटा, मिस्टर एक्स मनी फ्रॉम विच मार्केट? कैपिटल मार्केट। ओके, दूसरा, नेम द मार्केट वेयर मिस्टर एक्स इन्वेस्ट हिज फंड। उसने कहां पे इन्वेस्ट किया था बेटा? इक्विटी शेयर। तो कौन सा मार्केट हो गया वो? सेबी द्वारा रेगुलेटेड है क्या? आंसर इज यस। तो आंसर इज मिस्टर एक्स इन्वेस्ट हिज फंड इन रेगुलेटेड मार्केट। अब आप टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ोगे ना बेटा, तो वहां पे एक टाइप्स होगा, देखो, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। और रेगुलेटेड मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज की बात है। तो बंदा अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है जो सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, इसीलिए उन्होंने अगर दूसरा सवाल पूछा कि नाम बताइए जहां पे मिस्टर एक्स इन्वेस्ट कर रहा है वो कौन सा मार्केट है, तो आपको लिखना था रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेशन जहां पे है ना, कंट्रोल जहां पे है, रेगुलेशंस जहां पे, रेगुलेटेड मार्केट। कौन रेगुलेट करता है दोस्तों? सेबी। ठीक है, ओके। विच टाइप ऑफ करेंसी इज रिक्वायर्ड इन इंटरनेशनल मार्केट? ये इतना फालतू सा सवाल है ना दोस्तों, मतलब इसलिए मैंने कहा एक बार पढ़िए। उन्होंने कहा अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में डील करना है तो कौन सा करेंसी लगेगा? सिंपल सा आंसर था दोस्तों, इट इज फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल मार्केट, दैट्स ऑल, डन हो गया सर। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ पहला जवाब आपको ध्यान में रखना था। यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करके देता हूं सर, आपके टेक्स्ट बुक में देखिएगा, सारी चीजें आपको समझेंगी। पहला जवाब क्या है सर? कैपिटल मार्केट, दूसरा रेगुलेटेड मार्केट, और तीसरा फॉरेन करेंसी। एक बार देख लो, ठीक है। तो ये सवाल अगर आया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील कर रहा है, उन्हें पैसे लग रहे हैं, तो कौन से मार्केट से वो पैसा बोरो करेंगे, तो आंसर रहेगा कैपिटल मार्केट। कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रेगुलेटेड मार्केट। और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जब करना है तो कौन सा करेंसी लेगा? आंसर इज फॉरेन करेंसी। दैट्स ऑल, चैप्टर नंबर 8 टेक्स्ट बुक के नीचे के दोनों सवाल हो गए। अपने टेक्स्ट बुक में जाइए और ये ऐसे कीजिए, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो यार, है ना। आप जाइए, तुरंत टेक्स्ट बुक में जाइए और एक काम कीजिए दोस्तों, आप लोग उधर टिक कर दो कि ये 2 सवाल हो गए। एक बार पढ़ लो, चलो ये एक्टिविटी तुरंत करनी है, तो आपको एक फील आएगा, हाँ सर, मतलब वन शॉट वीडियो में भले 1 घंटे का वीडियो, लेकिन हमारे 6 मार्क्स डन। मतलब केस स्टडी बेस में तो कोई टेंशन नहीं, आप समझ गया है करके, और याद भी रहेगा। यस और नो? यस सर करके। चलो ध्यान दो। अब जाएंगे हम दोस्तों चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 7 पे जाने से पहले मैं आपको उसका नाम अगर बता दूं बेटा, चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, क्या होता है सर? यहाँ पे कंज्यूमर के कुछ राइट्स दिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वेज एंड मीन, लोक अदालत क्या होता है भाई, जहां पे हम, है ना, डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं कॉम्प्रोमाइज वगैरह से, एंड सो ऑन। लेकिन वहां पे ना एक फॉरम भी दिए थे। फॉरम क्या आपको याद है? फॉरम क्या? रिड्रेसल फॉरम होता था पहले। वो कंसेप्ट समझो, फिर हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सर, रिड्रेसल फॉरम में आप लोगों ने देखा रहेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। और इस पे मैंने एक वीडियो बनाया बेटा, वो इस साल तो नहीं बनाया है, पिछले साल का है, बट एज इट इज एप्लीकेबल है हर अटेम्प्ट के लिए, जब तक ये वाला सिलेबस है।
कंसेप्चुअल है, मतलब वो वीडियो अगर आपने देख लिया, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं यहाँ पे कि आपको बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्रैश बैच वाले बच्चों को ऑलरेडी वो दिया हुआ है, ठीक है, बाकी बच्चों मैं टेलीग्राम पे वो शेयर करूंगा ही, लेकिन आप वो वीडियो देखिए, डिफरेंस बिटवीन, ट्रस्ट मी उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला 12 मार्क्स के लिए, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको। चलो यहाँ पे बताइए सर, शॉर्ट में बता दीजिए कि क्या है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये जो है सर, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या केसेस जाते हैं जरा बताओ दोस्तों। कोई व्यक्ति, डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे केस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाते हैं। कोई कंज्यूमर 1 करोड़ तक अगर कुछ गुड्स लेता है, 1 करोड़ तक, तो सारे केसेस कहा जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। कोई कंज्यूमर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में, मतलब 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ 1 रुपया, ठीक है, ये यहाँ पे सवाल आते हैं, बहुत ध्यान से मैं जो लिख रहा हूँ ना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम में आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ रुपए तक केस जाता है, तो 1 करोड़ का कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। लेकिन 1 करोड़ 10 हजार उसके ऊपर हो गया, तो 1 करोड़ के ऊपर और 10 करोड़ तक ये केसेस कहाँ पे जाएंगे, स्टेट कमीशन। और 10 करोड़ के ऊपर वाले केसेस कहां पे जाएंगे, नेशनल कमीशन। सिंपल है बेटा, समझ में आ रहा है। ओके, कितने रिड्रेसल फॉरम में हमारे कितने कमीशन है, 3, एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और क्या, नेशनल कमीशन। अमाउंट याद रखना, 1 करोड़ तक केसेस कहां पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में, 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक स्टेट, और 10 करोड़ के ऊपर क्या होगा, नेशनल में। इतना क्लियर है, यस। ओके, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन से केस हार गया और मुझे अपील करना है, अपील मतलब क्या, मुझे इनका डिसीजन नहीं पसंद, एज अ कंज्यूमर मुझे लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो मुझे उनके रिजल्ट को, उनके जो जजमेंट है उसको अगर मुझे है ना कि अपील करना है, उसके अगेंस्ट मुझे अगर किसी से तकरार करनी है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट कहां पे जा सकता, स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में मुझे डिसीजन नहीं पसंद आया, तो मैं कहां पे जाऊंगा, नेशनल कमीशन। ये चीज याद रखना, ये सवाल कुछ बेसिक आपके होने बहुत जरूरी थे। अब पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ये रहा। ओके, चलो पहले केस को समझो। मिस्टर अशोक विजिटेड शॉप टू बाय पेयर ऑफ शूज फॉर ₹700, ठीक है, 700 के शूज खरीदने वो गया था। द सेल्समैन फोर्स हिम टू बाय पेयर ऑफ बिगर साइज शूज ऑफ ऑर्डिनरी कंपनी बाय क्लेमिंग द साइज वुड बी सुटेबल टू हिम। वो बंदा जा रहा है शूज खरीदने, लेकिन दुकानदार बोल रहा है भाई साहब आप ले लो ना ये चीज, मैं बोल रहा आपको पसंद आएगा, अरे एकदम भारी कंपनी है, नई कंपनी तो क्या हुआ, मेरी गारंटी पे लेके जाओ। हम इतने साल से बिजनेस कर रहे सर, कस्टमर के पैर देख के पहचान लेते कि कौन से साइज का शूज आएगा, चिपका दिया भाई को, कुछ बोलने ही नहीं दिया, ठीक है। आफ्टर रीचिंग होम, भाई लेके तो चला गया। ही डिस्कवर दैट शूज आर स्टिल टू बिग फॉर हिम। बहुत बड़े शूज थे, पैर डाल रहा, चलने ही नहीं आ रहा, पैर बाहर निकल जा रहा है। ही कंप्लेन अबाउट द शूज टू द शॉपकीपर। वो गया वहां पे, बोला साहब क्या तुमने मजाक कर दिया यार, है ना, घर वाले हंस रहे हैं मेरे पे, ऐसे कैसे लेके आया। इट वॉज क्या बेटा, डिनाइड बाय द शॉपकीपर टू रिप्लेस द शूज डिस्पाइट द अवेबिलिटी ऑफ स्टॉक। और शॉपकीपर के पास स्टॉक तो था, लेकिन उसने डिनाई मतलब मना कर दिया कि हम आपको बदल के नहीं देंगे। ये केस थोड़ा बड़ा है, लेकिन जनरल केस है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 7 से आएगा, सेम चीजें आएगी। क्या पूछा जाएगा, पहला सवाल आपको 1 मार्क्स के लिए, विच राइट हैज बीन वायलेटेड, कौन से अधिकार को तोड़ा गया है। आपको कंज्यूमर के राइट पता होना चाहिए, राइट टू चूज, है ना, राइट टू सेफ्टी, राइट टू रिड्रेसल, है ना, राइट टू क्या बेटा, राइट टू बी हर्ड, ये सारी बातें। तो देखिए कौन सा अधिकार यहाँ पे टूटा हुआ है। इन द अबो केस मिस्टर अशोक्स राइट टू चूज एंड राइट टू रिड्रेस हैज बीन वायलेटेड। तो आप लोग एक लिखोगे तो भी चलेगा, राइट टू चूज तो डेफिनेटली वायलेट हुआ है ना, मतलब वो टूट, मतलब वो उसको आपने ब्रेक किया हुआ है, कस्टमर को आपने चॉइस दिया ही नहीं, एक याद रह गया तो भी चलेगा। राइट टू रिड्रेसल, वो जा रहा है लेकिन उसकी तकरार सुननी नहीं जा रही है, स्टॉक होने के बावजूद उसको चीजें रिप्लेस नहीं हो रही, तो ये 2 राइट आप यहाँ पे लिख सकते हो। बोलो कौन सा अधिकार नहीं यहाँ पे उसको मिला, या कौन से अधिकार को तोड़ा गया दोस्तों, एकदम सिंपल है, राइट टू चूज ये याद आएगा, यस, और राइट टू रिड्रेसल याद आए तो लिख देना। दूसरा सवाल दोस्तों, मेरी आवाज यहां तक आ रही है आप सबको, यस और नो। आप लोग देखिए, थोड़ा पेशेंस रखोगे, 6 मार्क्स का सवाल, आप 1 घंटा बैठिए, जब जब आपको लग रहा है कि सर अभी मैं थोड़ा बाकी में चीजें नहीं पढ़ सकता हूं, तब ये लेक्चर आप देखिए, और आप लोग फील करोगे कि हाँ पढ़ाई ऐसे तो हो रही है, चलो अच्छी बात है। और होता है कुछ टाइम ऐसे आता है जब खुद पढ़ाई नहीं होती, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दे, है ना, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल, कमेंट ऑन द राइट विच हैज बीन वायलेटेड। अब देखो बेटा कौन सा राइट वायलेट हुआ था, तो यहां पे हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट टू चूज, कंज्यूमर शुड बी गिवन फुल फ्रीडम टू सिलेक्ट एन आर्टिकल एज पर हिज रिक्वायरमेंट। तो अभी ये राइट टू चूज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि और उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऊपर तो सिर्फ उन्होंने नाम दिया था राइट टू चूज, सेकेंड पॉइंट में उसे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू राइट टू चूज,
कंज्यूमर का ये अधिकार है, उसे फुल फ्रीडम मिलना चाहिए टू सिलेक्ट एन आर्टिकल एज पर हिज रिक्वायरमेंट, कि उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्टिकल को सिलेक्ट करे। लाइकिंग एंड परचेसिंग कैपेसिटी, तो तीन बातें थे, उसको जो पसंद आ रहा है, उसकी जो पसंद है करके, उसका जो परचेसिंग कैपेसिटी है, ऐसा नहीं कि वो 1000 रुपए का बजट लेके आ रहा है, आप 5000 की चीज चिपका रहे हैं, नहीं सर। द राइट टू रिड्रेस एनेबल द कंज्यूमर टू डिमांड रिपेयर और रिप्लेसमेंट और कंपेंसेट फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड फॉर क्या बेटा, पुअर सर्विसेज। तो दोस्तों आप जरा ध्यान से समझिए, टेक्स्ट बुक का ही सवाल है, बहुत बच्चे इसे छोड़ते हैं, छोड़ो मत यार। आप लोगों ने पहला स्टेप तो पार कर लिया। क्या स्टेप था? आराम से पढ़ेंगे, कोई घाई नहीं, ऐसा नहीं कि भाई फटाफट फटाफट बता दिया और आप लेक्चर देखने के बाद बोले अरे यार लेक्चर तो देखा बट समझा ही नहीं। समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ आपके 6 मार्क्स डन हो जाएंगे आज। विच राइट हैज बीन वायलेटेड, तो आपने कहा राइट टू चूज और राइट टू रिड्रेस, ठीक है। ओके, कमेंट ऑन द राइट विच हैज बीन वायलेटेड, तो ये क्वेश्चन समझा कि जो राइट ऊपर टूट गए हैं, ब्रेक हो गए, बताओ उस पर कमेंट करो, उसका उसका मतलब क्या होता है। और यहाँ पे बच्चा फंस गया जो रट के जाएगा, एटलीस्ट ये तो याद रखो, और ये बहुत अच्छा सवाल है। तो आपने कहा राइट टू चूज में ये होता है सर, अकॉर्डिंग टू राइट टू चूज कंज्यूमर शुड गिवन फुल फ्रीडम टू सिलेक्ट आर्टिकल एज पर हिज रिक्वायरमेंट, हिज लाइकिंग एंड हिज परचेसिंग कैपेसिटी, उसके हिसाब से उसको अधिकार होता है राइट टू चूज। राइट टू रिड्रेसल का मतलब क्या है दोस्तों, ये लिखते नहीं आता आपको, समझो। राइट टू रिड्रेसल इनेबल द कंज्यूमर, कंज्यूमर को अधिकार देता है कि वो डिमांड करे उस सेलर से कि वो अगर गुड्स अच्छा नहीं है तो उसे रिपेयर करके दे, उसे रिप्लेस करके दे, और कंपेंसेशन मतलब धोखा हुआ है तो उसकी भरपाई करके दे अगर वो डैमेज है तो, फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड नॉट एंड व्हाट बेटा, पुअर सर्विसेज, डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड पुअर सर्विसेज के लिए कंपेंसेशन दे, उसको रिपेयर करके दे, रिप्लेस करके दे, एंड सो ऑन। डन मालिक, यहां तक क्लियर है? दो क्वेश्चन हो गए। यस सर। तीसरा सवाल, वेयर कैन मिस्टर अशोक फाइल कंप्लेंट। अब देखो तीसरा सवाल ये रिड्रेसल फॉरम से रिलेटेड पूछा है। मैंने आपको कहा था ना कितने के गुड्स खरीदे थे, कुछ यहाँ पे अमाउंट दिए 700 रुपया, 1 करोड़ से कम है बेटा, हाँ। तो कहां पे कंप्लेंट फाइल करेंगे बोलो तो, मिस्टर अशोक कैन फाइल कंप्लेंट विद डिस्ट्रिक्ट कमीशन, आ गया, सिंस द वैल्यू ऑफ गुड्स इज लेस देन 1 करोड़, या आप लिखो अप टू 1 करोड़, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉरम एट डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब बेटा बहुत डिटेल में लिख रहे हैं, आपको 1 मार्क्स के लिए इतना नहीं लिखना है, चलेगा, लेकिन आप समझ के रखो, डिफरेंस बिटवीन में तो काम में आएगा कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहां पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। कौन स्टैब्लिश करता है भाई, स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है। याद आए तो ठीक, नहीं तो आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा। कहां पे जाएगा भाई, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, ठीक है। देखो, सर्विस डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, ये तो हमने कर ही लिया था। तो आपके मन से आगे ज्यादा लिखना है तो लिखो, नहीं तो इतना भी लिखा ना तो भी चलेगा। क्या ये क्वेश्चन लर्न हो गया बेटा अभी सबको? कॉन्फिडेंस आ रहा है इस क्वेश्चन में, यस और नो? चलो टेक्स्ट बुक में जाइए, फटाफट से डन कर लीजिए, आप खुद पढ़िए, मेरा लेक्चर पॉज कर दीजिए, टेक्स्ट बुक में जाओ क्योंकि वहां पे आंसर नहीं हो गया, और पढ़ो। पढ़ने इतना काम कर लो भाई, ये 6 मार्क्स आपके डन होने ही चाहिए। एवरीबडी यस और नो? यस सर। चलो दोस्तों दूसरा सवाल है और खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। पढ़ते हैं, पहले आप पढ़िए केस स्टडी, आंसर भी दिया है, 1 मिनट, चलो। ओके दोस्तों, पढ़ रहे हो आप लोग? सिंपल सा सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है, डन हो जाएगा, 8वां चैप्टर हो गया है, 7th भी हो जाएगा इसी क्वेश्चन के साथ। चलो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या सवाल है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मिसेस मीरा, रेसिडेंट इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट, नागपुर डिस्ट्रिक्ट के रहवासी है वो, उन्होंने वॉशिंग मशीन परचेस किया जिसकी वैल्यू थी 50,000, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, क्या है, विदाउट कैश मेमो विथ वारंटी पीरियड ऑफ 2 ईयर। लेकिन उन्होंने कैश मेमो नहीं लिया, 2 साल का वारंटी पीरियड था, लेकिन उन्होंने, होगा कुछ उसको रहता होगा जीएसटी वेस्टी, बोले कि मैडम अगर कैश मेमो दिया, इनवॉइस दिया तो तुमको ज्यादा पैसे लगेंगे, उन्होंने नहीं लिया अगर, ठीक है। 1.5 साल के बाद क्या हुआ सर, शी नोटिस सम डिफेक्ट एंड आस्क्ड द कंपनी टू रिपेयर और रिप्लेस। भाई 2 साल का वारंटी था, यहाँ पे ध्यान से समझिए, और 1.5 साल में उसको प्रॉब्लम आ गया, तो वो क्या बोली कि आपने वारंटी दिया था ना कि अगर खराब हुआ तो हम आपको रिप्लेस नहीं तो रिपेयर करके देंगे, करके दो। तो अभी देखते हैं आगे। द कंपनी डिड नॉट एक्सेप्ट हर कंप्लेंट डिस्पाइट द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, और डिफेक्टिव प्रोडक्ट होने के बाद भी कंपनी ने उसका कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं किया, तो गलत किया कंज्यूमर के साथ। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या सीन है। आपको पूछा गया है, बताइए, सजेस्ट सुटेबल रिड्रेसल मशीनरी टू प्रोटेक्ट हर राइट। अब देखो सबसे पहली बात तो ये बच्चा जो अच्छे से पढ़ता नहीं है उसको ये नहीं समझता रिड्रेसल मशीनरी मतलब क्या। दोस्तों रिड्रेसल मशीनरी मतलब वही बात कर रहे हैं, रिड्रेसल फॉरम, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो याद रखना, आप मुझे बताओ अमाउंट कितना है, 50,000, जो 1 करोड़ से कम है ना। तो आप क्या कहोगे, कहां पे जाएंगे बताओ, तो सिंपल, 1 मार्क्स हो गया आपका सर, डन।
इन द अबो केस जो मीरा बेन है कैन अप्रोच डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन हर डिस्ट्रिक्ट टू प्रोटेक्ट हर राइट, व्हाई? बिकॉज अमाउंट 1 करोड़ या उससे कम है करके। डन। दूसरा सवाल, इफ शी नॉट सेटिस्फाई विद द डिसीजन गिवन बाय रिड्रेसल मशीनरी, वेयर शुड शी अपील? अब देखो ये वाला वो कंसेप्ट था जो मैंने शुरुआत में बताया आपको। कितना अच्छा क्वेश्चन है, वो आ सकता है बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए सर। और जिस बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं रहेगा, हो सकता है सर वो रिड्रेसल मशीनरी ना समझे तो आएगा चीजें ना लिखे। एक बार तो पढ़ना जरूरी है ना। हाँ, तो यहाँ पे वो कहाँ पे गए थे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। और उन्होंने क्या कहा कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने डिसीजन दिया उससे सेटिस्फाई नहीं है तो कहाँ पे जाएंगे? बोलो तो कहाँ पे जाते हैं? स्टेट कमीशन। देखो, इफ शी नॉट सेटिस्फाई विद द डिसीजन गिवन बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन, शी शुड अपील टू द स्टेट कमीशन। हो गया सर 1 मार्क्स। बस थोड़ा नॉलेज चाहिए था बच्चे को। 1 मार्क्स इधर हुआ, 1 मार्क्स इधर हुआ। डन। तीसरा सवाल दोस्तों, व्हाट वाज द नेग्लिजेंस ऑफ मीरा, मिसेस मीरा, while buying the washing machine? उन्होंने क्या नेग्लिजेंस किया? ये तो आप यार नॉर्मल देख के ही पता चल गया था। इन्होंने क्या नहीं लिया था? इनवॉइस नहीं लिया था। देखो, मीरा परचेज द वॉशिंग मशीन विदाउट कैश मेमो और इनवॉइस, ये पहला पॉइंट जो ऊपर देख के आप लिख लोगे। शी ऑल्सो मे नॉट हैव चेक द डिटेल मेंशन ऑन द वारंटी कार्ड। मे नॉट हैव, हो सकता है कि उसने डिटेल भी चेक ना की हो। दिस डॉक्यूमेंट आर यूजफुल फॉर सेटल ऑल काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स विद द सेलर। मतलब अगर ये डॉक्यूमेंट्स लेना चाहिए था उन्होंने, क्योंकि जब डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, तो इन डॉक्यूमेंट का बहुत ज्यादा यूज होता है। दस, शी वर नेग्लिजेंट इन फुलफिलिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंज्यूमर। तो भाई ये बात आपको लिखनी थी कि उन्होंने क्या किया? उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाया। ओके, डन हो गया सर, खत्म। अब टेक्स्ट बुक में जाइए और आप देखिए, लिख लीजिए तीनों सवाल। आपको बिना मतलब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर रिकॉल हो रहेगा। ओके, पहले का आंसर क्या था? कहां पे जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। लॉजिक समझा? यस। अगर वहां से सेटिस्फाई नहीं है तो कहा जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन का केस है तो स्टेट, और स्टेट से नहीं होते तो नेशनल। ठीक है। और लास्ट क्या था? क्या नेग्लिजेंस था? तो ये आपने बता दिया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सर? है। ये आपको पढ़ने हैं, अगर टाइम मिले तो। नहीं मिले तो सर कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मैं दे दूंगा सारी बातें। हम फिलहाल तो हमारा टारगेट है कि टेक्स्ट बुक के नीचे के ही करने हैं क्वेश्चन, क्योंकि वही पेपर में आते हैं दोस्तों। भाई और बहनों, हम लोग आ रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 6, जिसमें 3 क्वेश्चन है। राइट? ओके, चलो देख लेते हैं सर कितने क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में टोटल 3 क्वेश्चन। ये देखो, ये बहुत अच्छा मैंने बना के रखा है दोस्तों, जिसमें आपको भी हेल्प होती है बहुत बार पढ़ने को। ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे और देखो धीरे धीरे टोटल कम होती जाएगी। एक लेक्चर में आपको वन शॉट चाहिए था तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। बड़ा लेक्चर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़े ब्रेक्स भी लेंगे। आपको भी लगता है थोड़ा ब्रेक लेना है, लो। लेकिन एक लेक्चर में वन शॉट आपके 6 मार्क्स डन। आप 1.5 की स्पीड पे देखोगे तो भी चलेगा। यस और नो मालिक? यस सर करके। चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक मतलब आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, हम फिर चैप्टर नंबर 6 कर लेते हैं। तो ये 3 चैप्टर हमारे हो जाएंगे। फिर जैसे ही ये वाला चैप्टर हुआ सर, और 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हमें करने इजीली फटाफट हो जाएंगे करके। डन। आप लोगों के 50% चैप्टर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो डन, टेक्स्ट बुक के नीचे से, और वही आते हैं करके। चलो दोस्तों, तो यहाँ पे आप ये पढ़ना शुरू कीजिए, है ना। तब तक मैं छोटा सा पानी पीने का ब्रेक लेता हूँ। ओके, और आप लोग ये पढ़िए, आप ब्रेक मत लीजिए, और आपको ब्रेक समझेगा भी नहीं। चलो, ओके दोस्तों, तो क्या आप लोगों ने छोटा सा ब्रेक ले लिया? ठीक है। थोड़ा पॉज कर दीजिएगा लेक्चर को, ताकि आप लोग पहले 2 चैप्टर टेक्स्ट बुक में से कीजिए, तो आपको ना वो पूरा ऐसे बोर्डम नहीं होगा। हाँ, लेक्चर मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा सर, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में तो आपसे हो नहीं रहा। चलो, ये जो चैप्टर है सर, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों? कोई भी टीचर इंक्लूडिंग मी, हम आपको क्या कहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 तो अच्छे से कीजिएगा ही, लेकिन उसके अलावा चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ये कुछ ऐसे चैप्टर है, और चैप्टर नंबर 2 जो आपको 80 मार्क का पेपर कंप्लीट करवा देते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आप जब 6 नंबर का चैप्टर ऑप्शन को डालते हो तो आप लोग बहुत बड़ा रिस्क लेते हो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गए तो आप लोग हाथ के 3 मार्क्स गला दोगे। वो बात अलग है कि आपको 3 क्वेश्चन होते हैं, है ना, 3 में से कोई 2 लिखने, लेकिन हम रिस्क लेंगे ही नहीं, हम सब कुछ कर लेंगे, ताकि इसके बदौलत आपको कोई और थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन लिखता है तो भी चल जाएगा। चलो दोस्तों, पहला सवाल हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 6। 3 ही क्वेश्चन करने दोस्तों, तो पेशेंस रखिएगा। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो दोस्तों, और ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छे से मार्क्स लाके पास भी हो जाओगे। अपने आप पे भरोसा रखो, और 6 मार्क्स तो आपके फिक्स है। चलो, यशवंत कंपनी लिमिटेड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर देयर फीमेल स्टाफ, लाइक डे केयर सेंटर फॉर किड्स एंड वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी। अब देखो बेटा, फीमेल स्टाफ के लिए ये सुविधाएं देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी में फीमेल स्टाफ होते ही है। और दूसरी बात कि आफ्टर मैरिज
जो एक प्रोसीजर है, मतलब जब वो प्रेग्नेंट होते हैं या फिर जब उन्हें कि वो उस प्रोसेस से जाते हैं 9 महीने बाद, जब कि कोई उन्हें बेबी होता है, तो उसके बाद वो डे केयर फैसिलिटी देना या फिर वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी देना, ये बहुत जरूरी है और ये कंपनी ये कर भी रही है, अच्छी बात है सर। इवन मैनेजमेंट टेक देयर सजेशन व्हाइल टेकिंग द डिसीजन थ्रू दे आर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। अभी ट्रेड यूनियन क्या होती है पता है दोस्तों? बहुत सारे वर्कर्स अपने अपना यूनिटी होता है, उनका उनका एक यूनिटी होता है, उनका एक लीडर भी होता है ना? तो कोई भी वो यूनियन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर रहा ना तो उनके साथ कोई अत्याचार नहीं कर सकता, है ना? टाइम पे उन्हें बोनस देना, टाइम पे पगार देना, एम्प्लॉय के साथ ज्यादा गलत चीज ना करना, है ना? ओवर टाइम करवाया जाए, ये चीजें नहीं होती, क्योंकि अगर एक के साथ गलत किया पूरा यूनियन सारे वर्कर धरने पे बैठ जाते हैं, बोले कुछ काम नहीं करने देंगे, ऐसे वाली बात है। तो वो वाला है ट्रेड यूनियन, मतलब ये कंसेप्ट है उसका। एनीवेज, सवाल क्या थे देखते हैं, 3 मार्क्स के। सबका ध्यान यहाँ पे, यस और नो? हाँ सर करें। अच्छा पढ़ रहे हो, ध्यान दो। By doing this, they are following social responsibility. Okay, by doing this, they are following social responsibility towards which interest group? अब देखो सवाल एकदम सिंपल था, उन्होंने कहा ये कर रहे अच्छा कर रहे, लेकिन ये करके वो कौन से ग्रुप के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं? अगर ये चैप्टर पढ़ा रहेगा आपने तो अलग अलग ग्रुप के प्रति ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा आपने, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सोसाइटी हो, वो एम्प्लॉय हो, वो आपके इन्वेस्टर हो एंड सो ऑन। तो आपको सवाल ये पूछा कि कौन से ग्रुप के लिए अच्छा काम किया। देखिए लिखना कैसे आंसर, यशवंत एंड कंपनी लिमिटेड इज फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, खत्म सर, एम्प्लॉइज, ब्रैकेट में फीमेल लिख देना, थ्रू प्रोविजन ऑफ डे केयर सेंटर फॉर किड्स एंड वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी। डन हो गया सर, 1 मार्क्स खत्म। हाँ, क्यों छोड़ के जा रहे हो भाई? देख लो एक बार, कि आपको क्लियर दिख रहा है वो फीमेल एम्प्लॉय के लिए बात चल रहा है, तो कौन से वर्क ग्रुप, ये नहीं समझता ना आपको सवाल में, कौन सा इंटरेस्ट ग्रुप मतलब कौन, तो एम्प्लॉय लिख दो टेक्स्ट बुक में, क्या बेटा, एम्प्लॉय। दूसरा सवाल, व्हाट वैल्यूज दे आर प्रेजेंटिंग। अब ये पढ़ के नहीं गए तो कैसे लिख पाओगे, लेकिन बहुत सिंपल है, देखो बेटा, द वैल्यूज लाइक कंपेशन, कोऑपरेशन आर प्रेजेंटेड इन दिस सिचुएशन। लोगों के प्रति में कोऑपरेट करना है ना? कंपेशन मतलब क्या सर? हम लोगों को उनके भावनाओं को समझना है ना? थोड़ा मतलब यार अच्छे दिल से सोचना है कि यार ना दया दिखानी, ऐसे वाली बात है, कि वो वाली बात है। द वैल्यू ऑफ क्या बेटा, कंपेशन एंड कोऑपरेशन आर प्रेजेंटेड इन दिस सिचुएशन, ये 2 वर्ड आप लिख देना। अगेन 1 मार्क्स हो गया आपका। लास्ट, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब कौन, जो मालिक है, एम्प्लॉयर मतलब कौन बेटा, जो मालिक है, एम्प्लॉय नहीं। व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर फॉलो इन द अबो केस। ये बताओ सर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो की, और पढ़ के जाओगे तो टेंशन नहीं सर, 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। The responsibility such as provision of good working condition and giving recognition to trade union are followed by the employer। ये कैसे समझा सर? क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जब ये डिसीजन लिया जा रहा था तो ट्रेड यूनियन से भी कम्युनिकेशन किया गया था, इसीलिए देखो गिविंग रिकॉग्निशन टू ट्रेड यूनियन, ये पॉइंट समझा? ये क्यों आया? क्योंकि उधर केस स्टडी में क्या दिया था कि ट्रेड यूनियन को पूछा है, इसीलिए रिकॉग्निशन दिया ट्रेड यूनियन को, और गुड वर्किंग कंडीशन एम्प्लॉय के लिए, तो ये उन्होंने फॉलो किया, प्रोविजन ऑफ गुड वर्किंग कंडीशन एंड गिविंग रिकॉग्निशन टू यूनियन। डन, समझा बेटा? एक बार टेक्स्ट बुक में जाइए और ये क्वेश्चन टिक कर दीजिए, बाकी कुछ क्वेश्चन करो या ना करो, ये चैप्टर में का ये क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। डन। इंटरेस्ट ग्रुप क्या कहा, एम्प्लॉय। व्हाट वैल्यूज, कंपेशन एंड कोऑपरेशन। फिर क्या एम्प्लॉयर ने क्या काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, गुड वर्किंग कंडीशन और रिकॉग्निशन टू ट्रेड यूनियन। डन। दोस्तों, भाई और बहनों, दूसरा सवाल, बिल्कुल आप शांत हो जाइए, जहां पे आपको लग रहा मन भटक रहा है सर पॉज कीजिए, पानी पीजिए, लेकिन पूरा लेक्चर देखे जाइए, 6 मार्क्स आपके डन हो जाएंगे। सर और मैडम, क्या सवाल है? एक ऑर्गेनाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग, जो पेंट मैन्युफैक्चर करती है, यस सर, पेंट मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन एंजॉयिंग प्रोमिनेंट मार्केट पोजीशन, बहुत अच्छा नाम है उनका, सिंस मेनी ईयर। इट हैज बीन डंपिंग इट्स untreated poisonous waste on the river bank, which has created many health problem for nearby villages। बहुत बड़ा कंपनी, नाम बड़े और दर्शन छोटे सर, बहुत बड़े बड़े, बहुत सालों से उसका मार्केट में रेपुटेशन है, लेकिन वो क्या करती है, जो भी वेस्ट है, पॉइजनस मतलब जो जहरीले सारे जो चीजें रिसोर्सेस है उसके, जो वेस्टेड है, अनट्रीटेड मतलब जिसपे कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, वैसे के वैसे उठाया, डंप कर दिया पानी में, और इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है गांव वालों को। 3 सवाल 1-1 मार्क्स के लिए। पहला सवाल, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेग्लेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट किया गया। तो आंसर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी।
सोसाइटी इन जनरल एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज नेग्लेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये दो वर्ड आपको लिखने थे बेटा कि कौन से, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज नेग्लेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो और आप सोसाइटी के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रख रहे हो। दूसरा सवाल, व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन दे आर डूइंग। बेटा पानी में डाल रहे हैं ना, रिवर में डाल रहे हैं, तो कौन सा पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन। डन, 1 मार्क्स डन। इतना सिंपल है सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन पढ़ा रहा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार इधर तो हम डट के लड़के आएंगे। ओके, लास्ट, व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर दे नीड टू टेक। एकदम सिंपल है, देखो, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक ऑल पॉसिबल मेजर टू मिनिमाइज द वाटर पॉल्यूशन। ये लाइन तो कितना सिंपल था, लर्न मत करो। उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ने वो सारी चीजें करनी चाहिए जो वाटर पॉल्यूशन को क्या करे, मिनिमाइज करे। ओके, सच एज, जैसे कि ट्रीटिंग द वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इनटू वाटर स्ट्रीम, रिड्यूसिंग क्या बेटा, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। कि आप ना उसके अंदर ट्रीटमेंट देना, मतलब क्या, कंपनी के अलग अलग कारखाने भी होते हैं, उसमें हो ना कोई केमिकल वगैरह यूज करके उनके अंदर का जो बहुत डेंजरस वाला पार्ट है वो हटा देते हैं और फिर वो रिवर में डालो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ट्रीटमेंट करो और उसके बाद बहाओ ताकि दिक्कत होगी नहीं करके। दैट्स ऑल, डन। छोटा सा सवाल था आपको, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी था। देखो एक बार देख लो, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी ने क्या बेटा नेग्लेक्ट किया है, तो टुवर्ड्स द कम्युनिटी, सोसाइटी, और क्या, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये दोनों नेग्लेक्ट कर दिया गया। व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन, ये तो 1 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। और तीसरा, उन्होंने क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग मेजर लेने चाहिए ताकि वो ऐसे लिखो कि मिनिमाइज हो सके वाटर पॉल्यूशन, जैसे कि ट्रीटमेंट देना चाहिए वेस्ट को बिफोर रिलीजिंग इनटू द वाटर। डन, खत्म। सिंपल था, यस और नो, यस सर। चैप्टर छोड़ने से बेटर है सर कुछ तो करो। ये सवाल एज इट इज आ गया तो डरना मत। लास्ट सवाल है और चैप्टर नंबर 4 भी आप, सॉरी चैप्टर नंबर 6 भी आपका डन हो रहा है दोस्तों। क्या है, अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, गाड़ियों को बना रही है सर एक कंपनी, हैज अडॉप्टेड द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। और ये बहुत सिंपल सवाल है। पहला प्रैक्टिस क्या अडॉप्ट किया, पढ़िए आपके सामने। ओनली दोस कंपोनेंट विल बी यूज बाय द कंपनी विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। वाओ सर क्या बात है, इन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो की और ये पहला प्रैक्टिस ये था, हम वही कंपोनेंट को यूज करेंगे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गए। और सवाल क्या पूछा है, बाय डूइंग दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, फॉलो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप। अब समझ में आ रहा है क्या भाई, ये सब करके कौन से इंटरेस्ट ग्रुप के लिए सोसाइटी अच्छा काम कर रही है, क्यों अच्छे इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। देखो, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी और सोसाइटी इन जनरल बाय टेकिंग मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। क्यों इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है तो सोसाइटी के प्रति ओवरऑल अच्छा काम कर रही है, क्योंकि उसको नुकसान नहीं होगा, मतलब सोसाइटी को कोई गलत चीज नहीं जाएगी। ठीक है, दूसरा बी, ये क्वेश्चन है, there will be discharge of harmful waste only after the proper treatment and pollution level of every vehicle will be maintained, क्या बेटा, as per the international standard। ये तीनों केस उन्होंने फॉलो किया है, तो एक एक सवाल का हमने आंसर दे दिया। दूसरा सवाल क्या है, what kind of pollution do they want to avoid। कौन सा पॉल्यूशन वो अवॉइड करना चाहते हैं बताओ तो दोस्तों, फटाफट। ये अपने क्लास का एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर इफ यू वांट। ठीक है, चलो, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अवॉइड वाटर एंड एयर पोल्यूशन, बस इतना याद रखो। ये करके, ये टेक्स्ट बुक का सवाल है, मेरे मन से नहीं बोल रहा, आप टेक्स्ट बुक में देखिए कि बोले ये सब करके मतलब उन्होंने क्या किया, ये सारी बातें की उन्होंने। देखो बेटा कि डिस्चार्ज करेंगे हार्मफुल वेस्ट ओनली आफ्टर देयर ट्रीटमेंट, और फिर पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल करेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल हो गया। तीसरा, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दे वांट टू कन्वे। और ये सवाल आ सकता है मुझे लग रहा है। A business organization is trying to convey the importance of considering the impact of business activity on the environment। और ये मैसेज देना चाहते हैं बेटा कि आप लोग ध्यान दीजिए कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन में चीजों को प्रोड्यूस करते हो उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखो, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट पे, बिजनेस एक्टिविटी का इन्वायरमेंट पे बहुत गलत लेवल पे भी इंपैक्ट हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। दैट्स ऑल, डन हो गया सर, 3 क्वेश्चन डन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। Business organization is trying to convey the importance of considering impact of business activity on the environment। ये चाहते कि आप ये ध्यान दीजिए कि आपके सारे जो बिजनेसेस है उसका क्या इंपैक्ट जा रहा है, मतलब उस एक्टिविटी का इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट जा रहा है। ठीक है, डन। चलो सर, 3 क्वेश्चन डन हो गए मेरे दोस्तों। ग्रेट, आप बहुत अच्छा एफर्ट्स दे रहे हो। फिर बाकी के क्वेश्चन मैंने कहा एक्स्ट्रा है बेटा, तो उसका लोड मत लो, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं। अब हम आ रहे हैं चैप्टर 5 के 3 क्वेश्चन पे।
और वो होने के बाद चैप्टर 4 3 2 1 दैट्स ऑल, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट पानी पीने का ब्रेक ले लीजिए। और ब्रेक के दरमियान आपको लेक्चर कंटिन्यूस में देखना नहीं। हाँ, एग्जाम के पहले देख रहे हो तो ठीक है, फटाफट देख लो, लेकिन आपको थोड़ा टाइम है और आप इसको परफेक्शन पे लेके जाना चाहते हो तो आप खुद से रिवाइज कीजिए, बिना देखे टेक्स्ट बुक से पढ़िए और आप उसे देखिए करके। 2 मिनट पानी पी लेते। ओके दोस्तों, चलो यहाँ पे आ जाओ दोस्तों, बैक टू। सर पानी पी लिया आपने? हाँ, हो गया है ना। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पॉज करके पानी पी के फिर आपके पास आ सकता हूँ। आपके पास भी ऑप्शन है, वो देखिए। 3 मिनट, 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट, इतना सिंपल है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस 6 चैप्टर तो सर हमने पढ़ा ही नहीं था, तो वहां पे टाइम लगता। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, भाई और बहनों, हम लोग 5 मिनट में सब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप जस्ट देखते जाइए, मजे देखिए क्या सीन है। ओके, चलो शुरू करें क्या हम लोग? हाँ सर, थोड़ा एडवर्टीजमेंट भी तो देख लो। हाँ, ठीक है सर, करके देख ली, अब आगे बढ़ो। दोस्तों, पहला सवाल मैं कर लेता हूं, आप टेक्स्ट बुक में से करते ही रहना करके। 5 मिनट में हार्डली हम खत्म कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। अभय परचेज सम गिफ्ट आर्टिकल फ्रॉम ऑनलाइन, आर्टिकल ऑनलाइन फ्रॉम www.flipkart.com। टेक्स्ट बुक का ही सवाल है। ठीक है, एट द सेम टाइम शीतल परचेज गिफ्ट फ्रॉम ebay.com। अब ये ebay.com क्या बताए? ये OLX जैसा, अगर आपको OLX पता होगा तो, कि हम पुरानी चीज हमारे घर में जो बेचनी हो फोटो खींच लेंगे और उसको वहां पे पोस्ट कर देंगे, जिसको खरीदना है वो कस्टमर खरीद के लेगा। तो कस्टमर टू कस्टमर, C2C मतलब क्या बेटा? कस्टमर टू कस्टमर। और B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तो पहला सवाल 1 मार्क्स के लिए क्या पूछा है? विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू C2C? तो मैंने क्या बताया? ईबे वाला। तो देखो आंसर क्या है सर, ebay.com is related to C2C since consumer to consumer sale takes place on this site. In the given case, Sheetal purchased gift from some other consumer through ebay.com. तो भाई सिंपल सी बात थी, ebay.com ये जो है ये OLX जैसा है जहां पे C2C ट्रांजेक्शन होता है। तो बात खत्म हो गई। यस, दूसरा सवाल, विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू B2C? कौन सा वेबसाइट है जो बिजनेस टू कम्युनिकेशन बात कर रहा है, बिजनेस टू कंज्यूमर बात कर रहा है? तो क्या है दोस्तों? बट ऑब्वियस, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक बिजनेस है और कहां पे बेच रहा है? कस्टमर को बेच रहा है। सारे बिजनेसेस जो सेलर है वो वहां पे रजिस्टर्ड है और कस्टमर को गुड्स बेच रहे हैं। सी, okay. The website www.flipkart.com is related to B2C since goods are sold by business firm to the consumer. ठीक है, डन हो गया। अभय ने वहां से परचेज किया है। तीसरा सवाल, What is the first step does अभय need to follow? देखो ये बहुत सिंपल सवाल होगा दोस्तों, लेकिन जिसने पढ़ के ही नहीं गया इसको ये तो जम जाएगा। C2C eBay है, B2C फ्लिपकार्ट है, लेकिन कौन सा पहला स्टेप? तो ये ना ऑनलाइन वाला जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था आपको उसमें क्या है, तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। क्या है कि अभय फर्स्ट नीडेड टू फिल अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद flipkart.com गिविंग हिज नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड अदर डिटेल। ये तो कितना सिंपल है सर, कि पहला स्टेप क्या फॉलो करना है सर? सवाल क्या था कि कौन सा फर्स्ट स्टेप है जो अभय को फॉलो करना पड़ेगा? तो आपने लिखना है कि नीड टू फिल अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्लिपकार्ट के साथ, उसका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सब भरना है जो आप बेसिकली करते हो। डन हो गया सर, 3 में से 3 मार्क्स आपके जेब में। ओके, इस चैप्टर का दूसरा सवाल जो और भी ज्यादा इजी है, देखिए। सात्विक परचेस वॉच फ्रॉम टाइटन शॉप एंड हिज फ्रेंड संभवी परचेस वॉच फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग साइट। देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सात्विक ने टाइटन के शॉप में जाके खरीदा और संभवी ने ऑनलाइन चीजें खरीदी। पहला सवाल 1 मार्क्स के लिए, विच शॉपिंग इज फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस? तो बताओ किसका शॉपिंग ट्रेडिशनल बिजनेस से? तो सात्विक का, बट ऑब्वियस क्योंकि संभवी ने तो ऑनलाइन थोड़ा मॉडर्न नए टाइप के बिजनेस से खरीदा है। देखिए, द परचेस ऑफ वॉच फ्रॉम टाइटन का शॉप बाय सात्विक इज फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस। 1 मार्क्स, डन सर। इजी है दोस्तों। यस, दूसरा, विच शॉपिंग इज फॉर फ्रॉम ई बिजनेस? वाह, संभवी का, खत्म। द शॉपिंग ऑफ वॉच बाय संभवी थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग साइट इज फ्रॉम ई बिजनेस। वाह सर, मैंने कहा था ना बहुत सिंपल है, आप एक बार पढ़ो तो आपको बोलेगा हाँ सर मजा आ गया, छोड़ने से बेटर है कुछ पढ़ के जाओ। तीसरा सर, तीसरा सवाल, विच बिजनेस इन्वॉल्व हाई रिस्क? तो अब बताओ हाई रिस्क किस में होगा, ऑफलाइन की ऑनलाइन? ऑनलाइन बिजनेस में सर। तो देखो, ई बिजनेस इन्वॉल्व हाई रिस्क एज देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन संभवी दैट इज बायर एंड सेलर दैट इज शॉपिंग साइट। इफ देर इज अ केस ऑफ फ्रॉड इट विल बी डिफिकल्ट टू टेक लीगल एक्शन। तो कहां पे ज्यादा रिस्क है बेटा? रिस्क है हमें सबसे ज्यादा कहां पे? ऑनलाइन में, क्योंकि बायर और सेलर के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है और अगर कुछ फ्रॉड हुआ तो उन्हें ट्रैक करना, एक लीगल एक्शन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दैट्स ऑल, 3 पॉइंट और 3 मार्क्स आपके, डन। मेरे लिए बहुत सिंपल है दोस्तों, लेकिन आपके लिए भी सिंपल हुआ? यस और नो? कमेंट कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मालिक। जितना आप चीजों को लाइक करोगे, बहुत सारे बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, सब्सक्राइब के बटन दबाना सर, मतलब ये आपका ही बेनिफिट है दोस्तों, है ना।
हमारा भी, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और इतना तो आप कर ही सकते हो। चलो, एंड लास्ट क्वेश्चन मालिक, खत्म हो गया इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन। मिस्टर वेद मेड हिज पेमेंट थ्रू चेक, ओके, एट द सेम टाइम श्लोक मेड हिज पेमेंट बाय फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर मतलब सर जैसे कि फोन पे, गूगल पे ऐसे किया। पहला सवाल, हुज पेमेंट इज फास्टर, वेद का कि श्लोक का? बट ऑब्वियस श्लोक, फोन पे तो सर स्कैन किया तुरंत हो जाएगा, फंड ट्रांसफर और चेक को तो टाइम लगता है क्लियर होने को। तो देखिए, आंसर इज मिस्टर श्लोक पेमेंट विल बी फास्टर एज कंपेयर टू चेक पेमेंट बाय मिस्टर वेद सिंस द फंड आर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली। सिंपल सी बात है, आपको 1 मार्क्स मिल गया। बिना पढ़े जाओगे तो वहां पे सोचोगे साला क्या है, पढ़ के गए, एक बार पढ़ा, अरे वाह ऐसे था, ये अगर आ गया और एज इट इज यही आने के चांसेस है, खत्म आपका 1 मार्क्स तो डन यहाँ पे। Whose payment is related to traditional business? ट्रेडिशनल कौन है बेटा? ये वाला जो चेक से दे रहा है। With payment made through check, so it is related to traditional business. खत्म। Whose payment is related to e-business? वाह वाह सर, कौन? श्लोक ही रहेगा। श्लोक का पेमेंट इज रिलेटेड टू e-business since payment is transferred electronically. पेमेंट कैसे दिया है? इलेक्ट्रॉनिक दिया है। खत्म आपके इस चैप्टर के तीनों सवाल। बताइए दोस्तों, क्या आपको समझा? हुज पेमेंट इज फास्टर, जो फंड ट्रांसफर करेगा, तो श्लोक। कौन किसका पेमेंट ट्रेडिशनल है? वेद का। किसका पेमेंट ई बिजनेस कहलाया जाएगा? श्लोक का। खत्म हो गया सर, लेकिन आप थोड़ा उसको प्रॉपर तरीके से लिखिए। 3 में से 3 मार्क्स डन दोस्तों। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, आपको करना है कीजिए। एक ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा, वैसे तो नहीं करना है तो भी चलेगा। टेक्स्ट बुक के हमने सवाल कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों, भाई और बहनों, जरा आप यहाँ पे आइए, ठीक है? जरा आइए आप यहाँ पे। ओके, क्या है सर, क्या बताना चाहते हो सर? ओके, 1 मिनट से आ गया हमारा वो नोट्स जो हमने बनाया हुआ था। ये तो बोर्ड के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी, आपने आई होप ये सारे लेक्चर देखे मेरे, है ना? मैंने ये सारा एनालिसिस, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, सारी बातें आपको करा के दी। यस और नो दोस्तों? यस करके। ये देखो, अब ने 50% चैप्टर तो डन कर लिया। चैप्टर 5 के 3 क्वेश्चन के स्टडी बेस हो गए। चैप्टर 6 के 3 जो इंपॉर्टेंट थे हमने कर लिए, क्योंकि वो चैप्टर पढ़ते नहीं बच्चे। चैप्टर 7 हो गया, चैप्टर 8 हो गया। तो हमारे इतने क्वेश्चन डन हो गए। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए सर, है ना? 36 मिनट के लेक्चर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्पीड है आपका। 4 साढ़े 3 4 मिनट के करीब हम हर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उतना तो बनता है। 1.5 की स्पीड पे देख लो तो भी अच्छी बात है। अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 4 पे, जो बहुत क्रूशियल है। 27 मार्क का इसका वेटेज है दोस्तों, विद ऑप्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4 क्वेश्चन है केस स्टडी बेस। तो आराम से कीजिएगा। कहीं पे भी आपको लग रहा है कि सर थोड़ा ह्यूमन बीइंग है, बोर हो रहा है, आप थोड़ा रुकिए, शांति से थोड़ा टेक्स्ट बुक में जाइए, थोड़ा ब्रेक लीजिए और वापस लेक्चर वहीं से शुरू कीजिए। लेकिन ये लेक्चर देख लिया तो 6 मार्क्स का टेंशन डन। चलो मैं क्वेश्चन पे आता हूं दोस्तों। आप लोग फटाफट से पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। चैप्टर नंबर 4 हमें करना है। 4 क्वेश्चन है दोस्तों, है ना? पहला क्वेश्चन पढ़िए आप, चलो फटाफट से। ओके, सो दोस्तों, बिजनेस सर्विसेज 4 क्वेश्चन हमें करने हैं बराबर। आप ब्रेक से अगर वापस आ गए हो, आपने लेक्चर पॉज कर दिया हो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हर चैप्टर से पहले थोड़ा ब्रेक लीजिए, 2 मिनट का, और लेक्चर वापस देखिए। बिजनेस सर्विसेज कितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है? 4। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है? तो मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ कि हमारे जो नॉर्मल हम देखते हैं, सैलरीड जो पर्सन है, ठीक है, जो सैलरीड पर्सन है, वो कौन सा अकाउंट ओपन करता है बेटा बैंक में? सेविंग अकाउंट, याद रखना, ठीक है? लेकिन जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, आप बताओ, यस आपका आंसर आप ही कह रहेगा। जो बिजनेसमैन है दोस्तों, वो कौन सा अकाउंट प्रेफर करते हैं? करंट अकाउंट। विच अकाउंट? करंट अकाउंट। पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इससे बहुत आसान हो जाएगा इस बेसिक नॉलेज से आपको। ओके, करंट अकाउंट होल्डर को एक चीज याद रखना कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। जितनी बार आपको विड्रॉ करना है कीजिए, डिपॉजिट करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इनको एक फैसिलिटी दिया जाता है, इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। पहले ही समझ लो, आंसर तो आपको आने वाला है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या दोस्तों? कि आपके बैंक में भले 0 पैसा है, लेकिन फिर भी उसके बाद आपको बैंक एक लिमिट देती है कि उसके आपको 10 लाख का लिमिट दिया है। तो आपके बैंक में भले पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप 10 लाख रुपए तक पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये किसको मिलता है? करंट अकाउंट होल्डर को। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? यस। और तुरंत पेमेंट करना है तो एनईएफटी वगैरह मॉडर्न टेक्निक्स है, तो ये याद रखना। तो एक सवाल बैंक पे है, 2 स्टडी क्वेश्चन इंश्योरेंस से रिलेटेड है, और एक जनरल है, मतलब वेयर हाउसिंग वगैरह उसमें आया हुआ है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चौथे चैप्टर के इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। पहले समझिए चीजों को, ध्यान से देखिए, और मेरे साथ इस लेक्चर को डन कर लीजिएगा करके। चलो भाई और बहनों, यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग अब यहां तक आए गए हो तो सुनिए। हर्षाली हैज स्टार्टेड न्यू बिजनेस 2 years ago। 2 साल पहले उन्होंने बिजनेस चालू किया था। हर कस्टमर आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत के अलग अलग जगह से उनके कस्टमर है, मतलब चीजें खरीदते हैं। हिंस दे आर डायरेक्टली डिपॉजिटिंग द बिल अमाउंट इन हर बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट मतलब यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है तुमको? बिजनेस का कौन सा अकाउंट रहेगा? सेविंग की करंट? करंट सर।
एट द सेम टाइम शी यूज टू पे वेरियस पेमेंट फ्रॉम दिस अकाउंट, और उसके अकाउंट से उनको पैसा डिपॉजिट भी होता है और बहुत बार उनको पेमेंट करना भी पड़ता है। पहला सवाल क्या था 1 मार्क्स के लिए? पहला सवाल यह था दोस्तों कि आपको बताया गया है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय हर्षाली मैम। तो कौन सा अकाउंट मेंटेन करेगी? तो आंसर एकदम सिंपल था, हर्षाली हैज करंट अकाउंट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट or number of withdrawal from this account, and so it is generally operated by business firm। तो एकदम सिंपल था। 1 मार्क्स के लिए आप लिखो कि वो कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे होगी, तो आपने लिखना है कि वो करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे होगे। वाई सर? बिकॉज ये अकाउंट यूजुअली नंबर ऑफ डिपॉजिट और नंबर ऑफ विड्रॉल पे कोई भी लिमिटेशन नहीं रखता करके, और यही फायदा है, दैट्स व्हाई शी हैज क्या बेटा, करंट अकाउंट। डन। दूसरा सवाल, सजेस्ट एनी वन मॉडर्न वे ऑफ मनी ट्रांसफर टू मिस हर्षाली। कौन सा मॉडर्न में? एक ही बताता हूं, याद रखना, एनईएफटी। उन्होंने 3-4 दिए, आपको एक याद रखना, एक याद रहा तो लर्न लिखते भी आएगा, या इंटरनेट बैंकिंग लिखना, या मोबाइल बैंकिंग लिखना। अरे 3-3 है, आपको जो चाहे वो लिखना, इतना करो बेटा, 1 मार्क्स डन हो गया। लेकिन सवाल समझा? मॉडर्न वे ऑफ मनी ट्रांसफर, तो आप एनईएफटी लिखो, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नहीं तो आप मोबाइल बैंकिंग लिखो, नहीं तो आप इंटरनेट बैंकिंग लिखो। मुझे पता है ये दो ज्यादा ईजी है। खत्म। डन हुआ? यस सर। आपके टेक्स्ट बुक में आइए, वहां पे सिर्फ क्वेश्चन है तो आप देखिए, और वहां से मेरा लेक्चर देखो तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा बेटा। ठीक है। लास्ट, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी डज शी गेट ऑन हर बैंक अकाउंट? देखो मैंने कहा था ना, अगर उसका करंट अकाउंट है तो कौन सा फैसिलिटी होगा, 1 मार्क्स का सवाल है। तो देखो, मिस हर्षाली गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कौन सा फैसिलिटी बेटा? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन हर अकाउंट विच अलाउ हर टू विड्रॉ an amount in excess of her balance in her account for the क्या बेटा, certain duration, कुछ टाइम पीरियड के लिए एक्सेस अमाउंट निकालने का ये क्या देते बेटा, परमिशन देते। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिखा तो भी चले। मेरे भाई और मेरी बहनों, क्या आप लोग ये वाले क्वेश्चन डन कर दिए क्या? यस और नो मुझे बताओ सर। इतना परफेक्ट करना है, चैप्टर 4 के कोई भी क्वेश्चन हम ऑप्शन को नहीं छोड़ सकते। 27 मार्क का चैप्टर बेटा। आपको जैसे समझा, हर्षाली का क्वेश्चन आया पेपर में, अगर पूछा गया कि कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे तो बोलो करंट अकाउंट, ठीक है। मॉडर्न वे ऑफ मनी ट्रांसफर क्या रहेगा? एनईएफटी, इंटरनेट बैंकिंग, और क्या, मोबाइल बैंकिंग। तीसरा, कौन सा फैसिलिटी उसका बैंक अकाउंट प्रोवाइड करेगा? तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दैट्स ऑल डन। 3 मार्क्स हमारी जेब में। भाई और बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अपने कॉन्फिडेंस को, अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखना, क्योंकि एक लेक्चर में आपको सब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करना, और इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, और 6 मार्क्स आपकी जेब में फुल कॉन्फिडेंस के साथ। दोस्तों, मिस्टर जगन इज सैलरीड पर्सन। ठीक है सर, ऊपर हमने बिजनेसमैन देखा, ये सैलरीड पर्सन। ही वांट टू टेक पॉलिसी ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन व्हिच अश्योर देम प्रोटेक्शन एज वेल एज कंप्लीट देयर फाइनेंशियल नीड। तो आपने अगर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस नहीं पढ़ा रहेगा बेटा, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि केस स्टडी पढ़िए, क्योंकि ये सवाल आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर। वंस दे बिकमिंग मेजर बाय एज, तो उनको एक ऐसा पॉलिसी निकालना है जो उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करे अभी, और जब वो मेजर हो जाएंगे तो फाइनेंशियली उनके एजुकेशन के लिए पैसा लगेगा, वो भी उनको मिलना चाहिए। तो पहला सवाल आपको पूछा गया, सजेस्ट हिम पॉलिसी विच कैन सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ हिज चिल्ड्रन। अब जो बच्चे ने पढ़ा ही नहीं रहेगा वो क्या पॉलिसी बताएगा, जबकि आंसर बहुत सिंपल था। देखो, मिस्टर जगन कैन सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ हिज चिल्ड्रन बाय टेकिंग, अंडरलाइन करो, ये आंसर था, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या बात है सर, ये टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में क्या? आंसर इज यस है। अगर आपने पढ़ा हो चैप्टर तो दिख रहा है। कौन सा पॉलिसी सजेस्ट करोगे? चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इट इज सेविंग कम इन्वेस्टमेंट, ये भी अंडरलाइन करो, सेविंग कम इन्वेस्टमेंट, ये लिखना बहुत जरूरी है। भाई सर, बिकॉज वो चिल्ड्रन के फ्यूचर का फाइनेंशियल नीड भी क्या करेगा, मीट करेगा, मतलब वो उसको रिक्वायरमेंट को भी फॉलो करेगा। तो चलो मेरे साथ लर्न करो, कोई घाई नहीं है सर। जगन को कौन सा पॉलिसी लेना चाहिए? तो चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज ये कौन सा है, सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो क्या करेगा, उसके चिल्ड्रन के फ्यूचर नीड को भी सेटिस्फाई करेगा करके। ठीक है। हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ पॉलिसी? उसके जो 2 बच्चे हैं। टू चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर जगन विल बी बेनिफिशियर ऑफ द पॉलिसी। कितना फालतू, 1 मार्क्स से फुकट का है। ओके, तो ये हो गया। इन अबो केस विच प्रिंसिपल इन्वॉल्व, ये आईएमपी है बेटा, ये आईएमपी है, 1 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड याद रखो, बच्चों को ध्यान में ही नहीं आता। व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट? मैं मेरे बच्चों का इंश्योरेंस निकाल सकता, बाजू वालों की नहीं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब जिसके प्रति आप इंश्योरेंस निकाल रहे हो, आप अपने बिजनेस का निकाल सकते, किसी और का नहीं, क्योंकि उसका नुकसान होने से आपके जिंदगी में कुछ होने वाला है, कुछ तो इमोशनल या फिर फाइनेंशियल रिस्क है आपको, समझ में आ रहा? तो इसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहा जाता है। तो कौन सा प्रिंसिपल है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व हियर। मिस्टर जगन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कौन है बेटा? उसके बच्चे। ठीक है।
ऑफ इंश्योरेंस दैट इज हिज चिल्ड्रन। सिंपल सी बात है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट में ये बोला होता है कि उसका क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए किसमें, सब्जेक्ट मैटर में। सब्जेक्ट मैटर मतलब जिसका इंश्योरेंस निकलवा रहा है। मैं मेरे दुकान का इंश्योरेंस निकलवा रहा हूं तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, मेरा दुकान। ठीक है, क्यों सर, वो उसका कुछ गलत होने से मेरे को नुकसान होगा। दैट्स ऑल, डन सर। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन हो गया क्या? यस और नो? तुरंत मेरे साथ रिवाइज भी कर लो दोस्तों, और अपने सारे दोस्तों को बोलना एंड तक लेक्चर देख भाई। थोड़ा लेक्चर देखेगा बोलेगा ऑनलाइन अब तो लगी पड़ी है, सभी देखेंगे, मुझे पता है। बताओ सर, ये वाला क्वेश्चन जगन का आ गया, तो या नाम बदल देंगे कि दो बच्चे उसके, उसको उसका फ्यूचर भी सिक्योर करना है, कौन सा पॉलिसी लेंगे बताओ तो? वो चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, वो सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो जिससे उसको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिशियरीज है तो सिंपल है, उसके दो बच्चे बेनिफिशियरी। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या, जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, जो बच्चे तो डेफिनेटली चलेगा। तो प्रिंसिपल क्या, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, डन। दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जरा देखिए। मिस्टर अंकित इज अ बिजनेसमैन, ही हैज हिज ओन फैक्ट्री इन पुणे, पुणे में फैक्ट्री है और नासिक में भी है। अच्छा सर, क्या बात है, ध्यान से देखिए। मिस्टर अमित इज अ बिजनेसमैन, ही हैज हिज ओन फैक्ट्री इन पुणे एंड नासिक, ही लिव्स इन पुणे विथ हिज वाइफ, उसके वाइफ के साथ वो पुणे में रहता है। अच्छी बात है सर। उसको दो बच्ची है, एक एज है 5 और एक का एज है 8 साल। सिंपल सी बात है, एक लड़की का एज है 5 साल, दूसरे बच्चे का 8 साल। सर सवाल क्या है वो आओ, 1 मार्क्स का सवाल। कैन मिस्टर अमित टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन? हाँ सर, यस। वाई? क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उसकी खुद की वाइफ है, उसके खुद के बच्चे हैं, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा। तो आंसर देखो, यस, मिस्टर अमित कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। Life insurance policy can be taken by individual for his own life or for family member. Here, insurance company undertake to pay certain sum of money either on death और क्या मैच्योरिटी। इतना आएगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। यस और नो में आंसर तो यस दे सकता है सर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे, तो डेफिनेटली ले सकता है। इतना किया दिखा तो भी 1 मार्क्स डन। दूसरा सवाल, कैन मिस्टर अमित टेक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इस फैक्ट्री? मरीन इंश्योरेंस समझता ना, समंदर वाला। अबे ढोकलो, उनका नासिक और पुणे में फैक्ट्री है, वो काहे को मरीन इंश्योरेंस लेगा? जबकि क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि उसके पास मरीन ऐसे कुछ है ही नहीं, समंदर के रास्ते से दिया ही नहीं। तो आप अजम्पशन मत करना, आप बोलना मत बिजनेस में तो कुछ भी ले लेगा, नहीं सर। आंसर इज नो। मिस्टर अमित कैन नॉट टेक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी सिंस दिस पॉलिसी इज टेकन बाय दोज हु आर एक्सपोज टू द पेरिल ऑफ सी, मतलब शिपिंग से रिलेटेड, जो भी सी से रिलेटेड रिस्क है, वही लोग इसे लेंगे, बाकी कोई लेगा नहीं। लास्ट सवाल, Which type of insurance should Mr. Amit take for protecting the factory from loss of fire? अब बताओ भाई, 1 मार्क्स कितना फालतू था कि आग से बचने के लिए कौन से प्रकार का इंश्योरेंस लिया जाएगा? क्या बताओ सर? Mr. Amit should take fire insurance policy to protect him from the क्या बेटा, risk of loss due to fire. The types of fire policy need to buy depend on the types of goods purchased, sorry, produced by him and his specific requirement. तो ये तो कितना जजमेंटल, मतलब कितना डिप्लोमेटिक आंसर दिया है सर। आप सिर्फ ये बताना फायर इंश्योरेंस, और फायर इंश्योरेंस की भी सब टाइप है, तो बोलना एज पर द रिक्वायरमेंट, जिस बिजनेस में हो उसके हिसाब से वो ले लेगा। दैट्स ऑल, डन हो गया। दोस्तों टेक्स्ट बुक में आपका थर्ड क्वेश्चन भी आपने कर लिया है। पुणे में बंदा रहता है, क्या उसके वाइफ और बच्चों का इंश्योरेंस निकाल सकता है? आंसर इज यस। दूसरा, क्या वो मरीन इंश्योरेंस निकालेगा? आंसर इज नो। क्या वो फायर, आग से बचने के लिए कौन सा इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस या फायर? आंसर इज फायर इंश्योरेंस, डिपेंड्स कि उसका बिजनेस क्या है। डन हो गया। सर और मैडम बहुत ज्यादा आप में जज्बा यार, 53 मिनट्स आप लेक्चर देख रहे हो, 1.5 पे देख रहे हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन आप बैठे हो तो मतलब यार सीरियस हो जिंदगी में, कुछ ना कुछ तो करना है आपको, है ना? यस सर, ऐसा ही क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए ऑलरेडी है दोस्तों, आ गया है। मैंने कहा था कि आप लोग डेफिनेटली बिल्कुल टेंशन मत लो, सब चीजें आपको अवेलेबल है, सब है, सिर्फ देखो अभी। चलो लास्ट क्वेश्चन करना है, 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, या आप क्वेश्चन पढ़िए, चलो इतना तो पढ़िए आप फटाफट। पढ़ रहे हो दोस्तों? चलो क्या कहा है, पहले सिचुएशन को समझो। ये जो शरण है, ये देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मिस्टर शरण इज सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, इसका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का। ही हैविंग प्रोडक्शन यूनिट इन वेरियस लोकेशन, एक है नासिक में, एक है पुणे में, एक है मुंबई में, एक है कोल्हापुर में, एक है अमरावती में। तो अलग अलग लोकेशन पे उसका क्या है बेटा, प्रोडक्शन यूनिट है कि चीजें गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। ही इज हैविंग मल्टीपल प्रोडक्शन यूनिट, ही हैज लार्ज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। तो भाई जैसे प्रोडक्शन कर रहा है तो रॉ मटेरियल भी बहुत ज्यादा होता है, फिनिश गुड्स बनने के बाद भी बहुत होते हैं अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग यूनिट पे, ठीक है। He also need to transfer raw material and finished goods from one unit to another, but does not have facility for that. He is also require fund for expansion. तो उसने कहा है कि उससे सपोज इस यूनिट से इधर भेजना है, इधर से इधर भेजना है, इधर से इधर भेजना है,
तो वो उसे भेजना है लेकिन उसके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और उसको पैसा भी चाहिए बोले, ठीक है। तो आपको सवाल क्या पूछा है, देखो पहला सवाल, नेम द सर्विस विच विल हेल्प हिम टू सेफगार्ड गुड्स फ्रॉम डैमेज। ऐसा कौन सा सर्विस है बिजनेस सर्विसेज में जो उसके गुड्स को बचाएगा डैमेज होने से। इतना सिंपल आंसर है दोस्तों, देखिए, मिस्टर शरण कैन सेफगार्ड गुड्स फ्रॉम डैमेज विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग सर्विस। बस खत्म हो गया, यही आंसर लिखना था आपको। एक बार पढ़ के जाओ यार, बहुत सिंपल है। विच सर्विस, वेयर हाउसिंग सर्विस। सिंपल सी बात है, गुड्स बनाएंगे रखेंगे कहां पे, डैमेज से बचाने के लिए वेयर हाउस में रखो। दिस सर्विस विल इंश्योर दैट गुड्स आर स्टोर्ड एंड प्रिजर्व प्रॉपरली। गुड्स को स्टोर और प्रिजर्व मतलब संभाला जाएगा प्रॉपरली। खत्म हो गया पहला आंसर, समझा क्या आपको बेटा। डैमेज से बचाने के लिए कहां पे रखेंगे, तो वेयर हाउस फैसिलिटी, ठीक है। दूसरा, विच सर्विस विल हेल्प हिम टू रिमूव डिफिकल्टी ऑफ प्लेस। ना उसको जरूरत एक दिक्कत थी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जाने में प्रॉब्लम हो रहा था। हिज डिफिकल्टी रिलेटिंग टू प्लेस कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अंडरलाइन करो बेटा, या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। This facility will enable him to timely transfer of raw material and finished goods from one unit to another unit. सिंपल सी बात है। तो जब उसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगा तो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लेने में, लेके जाने में जो उसे तकलीफ हो रहा है वो इजीली उधर कवर हो जाएगा करेगा, ठीक है। लास्ट, फ्रॉम विच सर्विस सेक्टर विल ही गेट फाइनेंशियल सपोर्ट। बताओ, तो पैसों की भी तो जरूरत थी, तो कौन से सर्विस सेक्टर से उन्हें ये मिलेगी मदद। शरण कैन गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर। खत्म हो गया आंसर। कौन सा सेक्टर बेटा, बैंकिंग सेक्टर। ही कैन गेट रिक्वायर्ड फंड फॉर बिजनेस एक्सपेंशन बाय टेकिंग लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। तो मेरे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का डन किया। आपको याद रहेगा वैसे मैं लर्न करवा के देता हूँ। पहले तो बताओ, गुड्स को सेफ रखने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए कहां पे गुड्स को रखा जाएगा, वेयर हाउस सर्विस। अलग अलग सर्विस है ना, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, है ना, उसके बाद बैंकिंग, तो ये सारे, फिर इंश्योरेंस, है ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, 5 सर्विसेज है। तो उस 5 सर्विस में से आपको नाम लिखना था, पेपर में आ सकता है एमपी बेटा। तो क्या लिखोगे बताओ, तो गुड्स को डैमेज से बचाने के लिए वेयर हाउस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिफिकल्टी के लिए ट्रांसपोर्टेशन, और फाइनेंशियल नीड के लिए बैंकिंग सेक्टर। बस ये 3 चीजें याद रखो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग खुद के लिए तालियां बजाइए, है ना, बिगुल बज जाना चाहिए दोस्तों आपके लिए कि आप लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पे इतने सारे चैप्टर, मतलब 4 चैप्टर तक अपनी जर्नी कंप्लीट की है। अब एक ही क्वेश्चन बचता है चैप्टर नंबर, क्या सर, 3 से, एंटरप्रेन्योर से। वो तो मैंने करवाया भी था, लेकिन वापस करवा लूंगा। लेकिन एज यूजुअल थोड़ा ब्रेक तो बनता है सर, है ना। तो पानी पीजिए, मैं किधर भी नहीं जाऊंगा, आप लोग पानी पीजिए फटाफट, चलो चलो चलो। ओके दोस्तों, ब्रेक ले लिया सर, कोई जरूरत नहीं, तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। जिनको ब्रेक लेना है लेक्चर को एक बार पॉज कर दें और अच्छे से देखिए करके कि क्या हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही सवाल है चैप्टर नंबर 3 में से, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में से। पढ़ लेंगे, आने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो आप आगे भी कर सकते हो जिन्हें बहुत ही ज्यादा लास्ट मोमेंट पे कोई लेक्चर देख रहा है तो, नहीं तो सुन लीजिए एक बार। मिस्टर सोहम इज यंग एमबीए डिग्री होल्डर, मिस्टर नवीन इज बीकॉम ग्रेजुएट, और मिस्टर सोहम इज विलिंग टू स्टार्ट डेली फार्म एट हिज विलेज। एक बंदा है जिनका एमबीए किया है, उसको क्या डेयरी फार्म शुरू करना है उसके विलेज में। और जो नवीन है उसे वर्क करना है प्राइवेट कंपनी के अंदर। एकदम सिंपल सा सवाल, केस स्टडी बेस बनाया दोस्तों, 3 मार्क्स का सवाल। वैसे ही चैप्टर का वेटेज ही 5 मार्क्स है विद ऑप्शन। तो सोहम का एमबीए हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि वो क्या स्टार्ट करे दोस्तों, डेयरी फार्म शुरू करे उसके विलेज में। और नवीन का बीकॉम हुआ है, उसको चाहता है वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करे। पहला सवाल आपको पूछा गया है, फाइंड आउट द ड्रीम ऑफ सोहम एंड नवीन। सवाल समझिए कि उनका ड्रीम क्या है वो बताइए करके। एकदम सिंपल सा जवाब है दोस्तों। एक बंदे को स्टार्टअप करना है बिजनेस और एक को जॉब करना है, तो क्या लिखोगे आंसर। ड्रीम ऑफ सोहम इज टू बिकम एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब कौन, बिजनेसमैन, है ना। ओके, बाय स्टार्टिंग डेयरी फार्म बिजनेस, while नवीन want to be a employee in private company। तो आप लोग 1 मार्क्स तो इजीली लेके आओगे। जिसको बिजनेस शुरू करना है, ड्रीम क्या है सर, बिजनेस वाले को एंटरप्रेन्योर बनना है और जॉब वाले को एम्प्लॉय बनना है। इतना लिखने का, खत्म। दूसरा, स्टेट एनी वन फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो याद रखना दोस्तों, अगर आप स्किप भी कर रहे हो इस चैप्टर को, फीचर क्या रहेगा। अ फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर इज हार्ड वर्क। क्या बेटा, हार्ड वर्क। एंटरप्रेन्योर हैज टू पुट लॉन्ग आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, स्पेशली ड्यूरिंग द, क्या बेटा, स्टार्टिंग फेज ऑफ बिजनेस। जब उसका बिजनेस शुरू हो रहा है तो उसे पहले नाम करने के लिए, गुडविल करने के लिए बहुत मेहनत करना होता है। तो ये है हार्ड वर्क, उसे बहुत ज्यादा क्या करना है, हार्ड वर्क करना है करके, ठीक है। लास्ट, टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विच क्वालिटी शुड मिस्टर सोहम हैव।
लास्ट क्वेश्चन है सर, इसमें सब नहीं लिखना है, आप कोई तो लिख दीजिए। उसमें डिसिप्लिन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, ओपन माइंडेड चाहिए, सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव, क्रिएटिव, पैशन, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। 8 के 8 नहीं लिखने, कोई भी 2-3 लिखोगे तो भी जरूर हो जाएगा। खत्म आपका एक क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 3 से और डन हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन देख के जाइए, अगर आ गया तो क्या करोगे सर? इजी क्वेश्चन था। आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? ड्रीम क्या? एक को एंटरप्रेन्योर, एक को एम्प्लॉय। फिर बोले कि क्या फीचर होना चाहिए, तो हार्ड वर्किंग होना चाहिए। फीचर है बेटा, याद रखना। ज्यादा इनिशियल फेज में नंबर ऑफ आवर्स, ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स काम करना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट सवाल क्या बेटा, कि क्वालिटीज क्या है, तो क्वालिटीज में ये सब है। क्या क्या बोलो? डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, एंड सो ऑन। आप इतने पॉइंट लिखो तो भी चलेगा। दैट्स ऑल सर। और कोई सवाल है क्या? नहीं सर, इतना ही सवाल है। आगे के एक्स्ट्रा है वो करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक के नीचे के हम कर रहे हैं। दैट्स ऑल। यहाँ पे दोस्तों आपका खत्म हो गया है चैप्टर नंबर 3। एंड अब हम आ रहे हैं दोस्तों लास्ट के फेज में, जहां पे और 10 से 15 मिनट में आपके 6 मार्क्स डन। कॉन्फिडेंस आ जाएगा मालिक कि सर हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूरे ओसीएम सारे चैप्टर में से कंप्लीट कर लिया। हाँ, और ये अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, सुकून रहेगा कि सर इतना देख लिया। आप खुद टेक्स्ट बुक में से पेंसिल लेके वो टिक करो तो अलग और डबल कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि आपको उसके बाहर कुछ दिखेगा नहीं। अब हम आएंगे सर चैप्टर 1 पे और फिर चैप्टर 2 पे, ऐसे ही करेंगे। हाँ सर, चैप्टर 1 और फिर चैप्टर 2 करके, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो, चैप्टर 2 लास्ट रहेगा अपना और डन हो जाएगा लेक्चर। फटाफट, ब्रेक लेने की जरूरत है नहीं तो क्वेश्चन पढ़ो। चलो चलो पढ़े बेटा फटाफट। ओके, मेरे पे नाम लिख देता हूँ पहले, क्योंकि ये बहुत सिंपल हो जाएगा। आप भी ऐसे ही करना। एक हर्षद है, वो एंटरप्रेन्योर है, मेन मालिक है सर। एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली यूटेंसिल्स, बोथ मेल एंड व्हाट बेटा, फीमेल। मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज, जो वर्कर है उसके फैक्ट्री में काम करते हैं। और मेल वर्कर डायरेक्टली वर्किंग ऑन मशीन, ठीक है। मेल वर्कर को कहाँ पे वो काम करा रहा है? मशीन पे। वेर एज फीमेल एम्प्लॉय आर वर्किंग इन पैकेजिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन, ये पैकेजिंग का काम फीमेल वर्कर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में उसके बाद हर्षद तो लिया था नाम सर, उसके बाद एक और नाम आ रहा है, क्या बेटा? शरद। ओके, फाइनेंस मैनेजर है। और नैना, नैना, नैना कौन है बेटा? वर्किंग एज ए एचआर मैनेजर। तो शरद फाइनेंस मैनेजर है और नैना क्या है? एचआर मैनेजर है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री। तो नैना का काम है लोगों को फैक्ट्री में लेके आना, रिक्रूट करना। सवाल अच्छे से चैप्टर 1 काम कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। ओके सर, पहला सवाल क्या पूछा गया आपको कि आइडेंटिफाई करो वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन अबो केस। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है सर? देखते हैं दोस्तों। आंसर इज, इन द अबो केस वी कैन ऑब्जर्व प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। क्या बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क। क्योंकि सिंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड सच एज प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, एचआर एक्सेट्रा। मतलब और डिटेल में जा सकते हो। देखो, नैना को काम क्या था? कि एचआर मैनेजर, कि आप सिर्फ रिक्रूट करो अच्छे लोगों को, है ना। शरद को काम क्या था बेटा? कौन सा मैनेजर था शरद? यहाँ पे देखो तो फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। मेल फीमेल को अलग अलग काम दे दिया, तो डिवीजन ऑफ क्या हो गया? वर्क। बोलो कौन सा बेटा? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ओके डन। दूसरा, दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ मिस नैना एंड दिस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो नैना कौन है सर? क्लियर दिख रहा था, एचआर मैनेजर है। तो फुकड़ का सर ये आंसर था। नैना जो है वो एचआर मैनेजर है इन ऑर्गेनाइजेशन। एक मार्क्स एकदम फुकड़ का, ठीक है। तीसरा सवाल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग कौन करेगा? बट ऑब्वियस जो हेड है हर्षद, जो एंटरप्रेन्योर है, वही तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग करेगा। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान in every organization. Mr. Harshad is the entrepreneur and head of the organization and hence he is responsible for the overall planning of organization. क्योंकि हर्षद ये मेन बंदा है तो उसे ओवरऑल प्लानिंग करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि नहीं दोस्तों? अब कॉमन सेंस लगा के आंसर दो, टेक्स्ट बुक में जाओ। चलो, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, बाकी कुछ नहीं। मुझे बताओ हर्षद कौन है? एंटरप्रेन्योर। तो लास्ट सवाल का जवाब, ओवरऑल किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल प्लानिंग? हर्षद का, बिकॉज वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। दूसरा सवाल, नैना का क्या काम है? एचआर मैनेजर है भाई। और कौन सा प्रिंसिपल है? डिवीजन ऑफ वर्क। खत्म हो गया सर। दोस्तों दूसरा सवाल पढ़िए और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फिर खत्म होगा। तो चैप्टर 2 के 2 सवाल मैं आपको बता दूंगा एंड दैट्स ऑल। अपने सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डन। रीड कीजिए। चलो चलो ओके दोस्तों, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मतलब चैप्टर 1 का। और उसके बाद मैं आपको फटाफट से बता दूंगा कि आपका भी ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा। ऑलरेडी आप 1 घंटा 4 मिनट मुझे देख रहे हो और बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, और इसके बाद आपका टेंशन भी खत्म होने वाला है। आप देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है
कि फटाफट से पढ़ता हूँ। फाइन डायमंड लिमिटेड 200 एम्प्लॉय के साथ काम कर रहा है और 3 शिफ्ट में काम कर रहा है। फॉर एक 3 ऑर्गेनाइजेशन में 24 घंटे काम होता है वैसे, ठीक है? 3 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट शिफ्ट। 8-8 घंटे के शिफ्ट होते हैं, 24 घंटे हो गया, ठीक है? 3 शिफ्ट में काम चल रहा था। फर्स्ट शिफ्ट में 60 एम्प्लॉय है, सेकंड शिफ्ट में 60 एम्प्लॉय है और जो थर्ड शिफ्ट है नाइट उसमें 80 एम्प्लॉय है, ठीक है सर? विदाउट सफिशिएंट ब्रेक काम कर रहे हैं बोले वो, उनको लंच ब्रेक ही दिया जाता है और जो शिफ्ट चेंज होता है वो ब्रेक दिया जाता है, बाकी कोई दिया नहीं जाता। No employee is able to complete the work in designated time due to inappropriate time management, which result into delay for the next shift employee। तो ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है इस जगह पे। एम्प्लॉय को सही ब्रेक नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, टाइम पे टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, सो ऑन। सवाल क्या पूछा है आपको? पहला सवाल, आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड टू बी फॉलो बाय द कंपनी। तो पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल है बेटा, आपने अगर पढ़ा रहेगा तो पहला ही पॉइंट है टेक्स्ट बुक में, साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। क्या कहा गया इसमें कि आप ये मत बता के चलो कि हर एम्प्लॉय ने 100 प्रोडक्ट बनाना ही है, तो ये क्या हो गया, रूल ऑफ थंब हो गया कि वो बाकी बनाते तुम भी बनाओ। नहीं यार, वहां पे देखो कि काम का प्रकार क्या है, नेचर क्या है, समझ में आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। तो साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब मतलब क्या, साइंस को फॉलो कीजिए, रूल ऑफ थंब नहीं कि भाई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन 1 घंटे में 10 प्रोडक्ट बनाती तो हमारे एम्प्लॉय ने भी बनाने चाहिए, नहीं बाबा नहीं। आपके एम्प्लॉय का नेचर अलग होगा, आपकी प्रोडक्शन का डिजाइन अलग होगा, बहुत सारी बातें हो सकती है। तो पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल है दोस्तों, साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। क्या आप समझिए, द साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट नीड टू बी फॉलो बाय कंपनी, एज पर दिस प्रिंसिपल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट विल बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। कि कितना एक्चुअल टाइम लगेगा तुम्हारे प्रोडक्ट को, कितना एक्चुअल आउटपुट होगा, ये सब मैनेजर ने डिफाइन करना चाहिए स्टैंडर्ड लेके उस ऑर्गेनाइजेशन। एंड इट विल हेल्प सेविंग टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी, ठीक है सर? दूसरा सवाल, सजेस्ट टू साइंटिफिक टेक्निक। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? टेक्निक की बात कर रहे हैं, विच कैन बी यूज फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क इन फाइन डायमंड लिमिटेड। अब आपने ये टेक्निक्स वाला सवाल करना चाहिए दोस्तों। दो टेक्निक्स है, एक है वर्क स्टडी और दूसरा है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। व्हाट इज वर्क स्टडी? in order to do systematic, organize and crucial assessment of the various activity of और function। मतलब सर वर्क स्टडी में हम ये देखते हैं कि सारी चीजें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज है क्या, रखी हुई है क्या, ऑर्गेनाइज है क्या, क्रिटिकल असेसमेंट किया है क्या, कुछ व्यक्ति को कौन सा काम होगा, कितने टाइम में होने वाला है, सो ऑन। एक्टिविटी साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब क्या सर? इन ऑर्डर टू फिक्स फेरी डे वर्क by using techniques, employee will complete the task as per the standard given and management can keep proper कंट्रोल ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। मतलब क्या सर साइंटिफिक टास्क सेटिंग? मतलब एक वर्कर की ब्रेक देने के बाद कैपेसिटी है 8 यूनिट बनाने की, आप उससे 80 यूनिट का टारगेट दे रहे हो, चलेगा क्या सर? आंसर इज नो। 80 यूनिट ये ज्यादा हो जाएगा। साइंटिफिक टारगेट क्या होगा? साइंटिफिक टास्क सेटिंग 8 यूनिट। क्यों सर? क्योंकि आपने पूरा स्टडी किया, वो काम को लगने वाली मेहनत देखी और आपको पता चला कि बंदा अगर 8 घंटे प्रॉपर काम करेगा तो 8 यूनिट ही बना पाएगा। इसे कहते हैं साइंटिफिक टास्क सेटिंग, है ना? प्रॉपर स्टडी करके। तो दो याद रखना, वर्क स्टडी और साइंटिफिक टास्क सेटिंग, ये 2 पॉइंट याद रखना, ठीक है बेटा? फिर लास्ट सवाल क्या है? वाई द वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड। क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा है बेटा? एक बार रीड कर रहा हूं, फटाफट से समझ लेना। द एम्प्लॉय ऑफ फाइन डायमंड लिमिटेड आर वर्किंग विदाउट सफिशिएंट ब्रेक। उसको कोई ब्रेक मिल रहा नहीं करके। इट वुड बी हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ एंड एफिशिएंसी। ये तो कितना कॉमन सेंस था कि ब्रेक नहीं मिल रहा है तो उनके हेल्थ पे गलत इफेक्ट हो रहा है सर। एंड ऑल्सो द टाइम मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉपर एंड दैट्स व्हाई वर्क बीइंग नॉट कंप्लीटेड विद इन टाइम। दैट्स ऑल। यही कारण है जिसकी वजह से काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये तो आप इधर से उठाइए और लिख दीजिए, छाप दीजिए कि ना तो ब्रेक मिल रहा है ना तो सही वर्किंग कंडीशन है। दैट्स वाई वर्क एम्प्लॉय को क्या टाइम मैनेजमेंट की कमी है, इसलिए काम कंप्लीट नहीं हो रहा है करके। दैट्स ऑल। डन सर। सिंपल सा सवाल था, दो ही क्वेश्चन था दोस्तों। आइए यहाँ पे, ये देखिए, यहीं पे है ना अपना चार्ट? हाँ, यस यहीं पे दोस्तों। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। क्या आप लोगों ने मुझे बताइए, बिजनेस सर्विसेज के 4 कर लिए? हाँ। इसका एक हो गया? हाँ। क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 2 हो गए? हाँ। तो दोस्तों एक लेक्चर में आप लोग टोटल 19 क्वेश्चन में से 17 कर चुके हो, ठीक है? और करीब करीब अभी 1 घंटा मतलब 60-70 मिनट हुए, ठीक है? और आप लोग 20 क्वेश्चन अगर मैं बोल दूं 70 मिनट में तो बहुत अच्छी बात है, आपका एवरेज बहुत सही चल रहा है ना? 5 क्वेश्चन लो तो 5 मिनट लो तो 10 ही क्वेश्चन होते हैं 50 मिनट में, तो आप एवरेज 3-3.5 मिनट पकड़ के चलो, अपना चल रहा है करके, ठीक है ना? तो वही होगा, अब बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 4 मिनट भी लगे तो भी दिक्कत नहीं है सर। 80 मिनट में अपना लेक्चर होगा तो भी डन हो जाएगा। 4 मिनट आप अफोर्ड कर सकते हो, एक केस स्टडी को आराम से कर सकते हो दोस्तों, अगर टुकड़ों टुकड़ों में देखा जाए तो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं, जहां पे आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और आपका लेक्चर आज का खत्म हो जाए।
इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ लीजिए पहले, चलो फटाफट से। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की आदत नहीं है। आपको पूछा क्या गया है, देखो सिंपल सी बात पूछी गई कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया गया है राम के द्वारा, श्याम के द्वारा और शुभम के द्वारा। ठीक है, तो आपको पहले तो फंक्शन पता होना चाहिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, यही आपको ये केस स्टडी पढ़ के देखना है और बताना है। आपको सीधी बात करूं मैं, चलो एकदम समझ में आ जाना चाहिए वैसे। तो राम, सीधा आंसर देखो, राम इज परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। पहले आंसर क्यों पढ़ा रहा हूं वो भी बताऊंगा। वाई प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ऐसा क्यों? ऑफ मैनेजमेंट, he made detailed program of future course of action for his business organization, that is planning. He is also involved in identifying the required resources, bringing them together, grouping them and arranging them for achievement of objective, that is organizing. तो resources को एक साथ लेके आ रहा है, ये organizing हो गया, और क्या लगने वाला है, ये planning हो गया। अब देखिए यहां पे पढ़िए क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से, इसी तरीके से करना है आपको। राम इज ए इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर, he designed structure of business organizing by taking into considering the required resources such as land, money, machinery, workforce, etc. for new business. ये बात तो हो गया, समझ में आ गया। तो ये एंटरप्रेन्योर है तो उसे प्लानिंग भी करना पड़ेगा, और लैंड, लेबर, ये सब साथ में लाया, तो इसने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग किया। तो इससे समझा कि कौन से दो फंक्शन आए बेटा मैनेजमेंट के, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। आगे श्याम के बारे में बात करते हैं। श्याम इज परफॉर्मिंग स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग क्या होता है समझना। क्योंकि श्याम हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि वर्कर को सिलेक्ट करो, ट्रेन करो, सैलरी दो, ये सब किसको दिया है, श्याम को काम दिया है। अब देखना, he appointed श्याम as a manager. मिस्टर राम assigned responsibility such as कि वो क्या करे, रिक्रूट करे, सिलेक्ट करे, ट्रेन करे, डेवलप करे और रेम्यूनरेशन भी डिसाइड करे। तो ये सब काम किसका था बेटा, श्याम का था। एंड दैट्स वाई श्याम का कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आएगा, स्टाफिंग। और स्टाफिंग में क्या होता है, ये चीज होती है, सिंपल है कि नहीं। दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव केस स्टडी बेस छोड़ना मत, जस्ट बिकॉज ये बहुत बड़ा है। समझ में आ रहा है कि आपको, यस और नो, यस सर करके एकदम परफेक्ट जा रहा है दोस्तों, हाँ या ना, हाँ सर। लास्ट देखो कौन है, शुभम। ठीक है, Mr. Shubham is responsible for directing function and controlling function. Why, sir? Of as the organization functions of management. Mr. Ram appointed Shubham to supervise the work done by employee. तो ये controlling भी आ गया, direction भी आ गया। Supervision is integral part of direction function. He is also involved in controlling function since he evaluate कर रहे whether employee perform as per standard or not, कि अगर वो evaluation कर रहा है, कहाँ पे सर, केस पढ़ो अभी यहाँ पे, उल्टा पढ़ो तो आपको ना ज्यादा अच्छे से समझेगा। और फिर आप टेक्स्ट बुक में से सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, बराबर आपके ध्यान में आएगा, क्योंकि तब तो आंसर नहीं। देखो क्या है सर, मिस्टर शुभम, देखो मिस्टर श्याम को ये काम था। राम ऑल्सो अपॉइंटेड मिस्टर शुभम टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गिवन टू द एम्प्लॉय। मिस्टर शुभम ऑल्सो सजेस्ट द रेमेडीज टू द एम्प्लॉय वेन एवर नेसेसरी। रेमेडीज मतलब क्या बेटा, डायरेक्शन हो गया, और सुपरविजन स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया कि नहीं, क्या हो गया, कंट्रोलिंग। तो इसीलिए आप मुझे बताओ, खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपको पूछा गया कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया है, तो बताओ राम का कौन सा फंक्शन आ गया बेटा, प्लानिंग एंड व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग। श्याम स्टाफिंग। शुभम के दो फंक्शन है, एक डायरेक्शन और एक क्या, कंट्रोल। दैट्स ऑल, हो गया तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, डन हो गया बेटा। दूसरा लास्ट आज के दिन का सवाल और डन हो जाएगा पूरा का पूरा सेशन। पढ़ो फटाफट, केस स्टडी पढ़ो। ओके चलो दोस्तों, बहुत सिंपल सा सवाल है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल आपको पता है, थोड़ा बहुत हमने पहले केस स्टडी में रिवीजन किया, तो ये आपका डन हो जाएगा। आपको क्या पूछा गया पता है, ये देखो केस स्टडी में आपको बताता हूँ, XYZ कंपनी, उसमें मिस्टर लेले काम कर रहे हैं, उसके बाद मिस्टर सैयद है, और कौन है सर, और एक पर्सन का नाम है देसाई। ये तीन व्यक्तियों का नाम दिया है, और आपको पूछा गया पता है कि बताओ ये लोग मेंशन द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंगेज इन द फॉलोइंग क्या फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग में कौन है, डायरेक्शन में कौन है, और कोऑर्डिनेशन में कौन है। आपको केस स्टडी पढ़ के बताना है कि इसमें से लेले, मिस्टर लेले कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व है, मिस्टर सैयद कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व है, और मिस्टर देसाई कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, 2 मार्क्स का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी बेस इस चैप्टर से आता ही है दोस्तों, ध्यान से देखिए और समझिए। क्या हुआ, मिस्टर लेले गिव्स इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय वर्किंग अंडर हिम, प्रोवाइडेड गाइडेंस एंड मोटिवेट देम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। On the other hand, Mr. Sayyed takes efforts to harmonize the work done by the employee of different department while achieving organizing goal. ठीक है सर, बताता हूँ, सब बताता हूँ। देसाई का काम क्या था बेटा, देसाई लुकिंग आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो एक चीज तो फिक्स है बेटा,
ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? जो व्यक्ति रिक्वायर्ड रिसोर्स को अरेंज करता है, क्या करता है बेटा? अरेंजमेंट करता है कि जो जो चीजें लग रही है वो सब में लेके आऊंगा। तो जो अरेंजमेंट करेगा वो कौन सा फंक्शन है? ऑर्गेनाइजिंग। क्या बोला मैंने? जो सारी चीजों को लेके आ रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो वो जो सारा अरेंजमेंट का काम है कौन कर रहा है? देसाई। तो देसाई को कौन सा फंक्शन हो गया? ऑर्गेनाइजिंग। देखो, मिस्टर देसाई engage in the organizing function since his look after the arrangement of required resources। इतना लिखा तो भी चलेगा, बात खत्म, एक मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा, डायरेक्शन कौन कर रहा है सर? ध्यान से देखिए, डायरेक्शन में मिस्टर लेले। वाई मिस्टर लेले एंगेज इन द डायरेक्टिंग फंक्शन? वाई? बिकॉज ही इन्वॉल्व इन द इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, मोटिवेशन। जहां पे वर्ड दिखे ना बेटा आपको, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन, मोटिवेशन टू एम्प्लॉय, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। खत्म, दूसरा भी डन हो गया। तीसरा, सैयद भाई का क्या काम है फिर? सैयद भाई एंगेज इन द कोऑर्डिनेशन फंक्शन। वाई? बिकॉज हार्मोनाइज, अंडरलाइन करना इस वर्ड, वो हार्मोनाइज वर्क कर रहे बाय दस इंप्लॉय डिफरेंट डिपार्टमेंट की भाई क्या है समझाना, कोऑर्डिनेशन, कि कोई झगड़े नहीं होने चाहिए डिपार्टमेंट में। कोऑर्डिनेशन का काम कौन कर रहे हैं? सैयद भाई। तो डन हो गया सर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजिंग, कीवर्ड याद रखना, क्या बेटा? अरेंजमेंट। डन। डायरेक्शन कौन दे रहा है? मिस्टर लेले। वाई? मोटिवेटिंग, गाइडिंग, ये आ गया। और कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? मिस्टर सैयद। दैट्स ऑल दोस्तों, भाई और बहनों, आपने 1 घंटा 15 मिनट 75 मिनट्स का सेशन सर, टोटल 19 क्वेश्चन हमने किए हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों मजाक नहीं है। आप लोगों ने पहले तो अपनी पीठ थपथपाई है जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा है। ट्रस्ट में, आपके टेक्स्ट बुक के नीचे के सारे क्वेश्चन डन हो गए दोस्तों, सारे क्वेश्चन। अब कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, एकदम परफेक्शन से हमारा काम खत्म हुआ। वन शॉट वीडियो मैंने बनाया दोस्तों। एक बात बता दूं, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी आज, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज करना ही है सर, एक साथ करना है। थोड़े थोड़े लेक्चर 10-10 मिनट के इधर उधर हो जाते, एक साथ पूरा लेक्चर जो देख लेगा उसके सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इसी 19 क्वेश्चन में से आएंगे और आपके बोर्ड के 6 क्वेश्चन डन। ऑलरेडी मैं डिफरेंस पे भी क्वेश्चन बना चुका हूं, इन सब पे लेक्चर है सर। तो देखिए, आपके 6 मार्क्स किधर भी जाने चाहिए, फिक्स हो गए। चलो दोस्तों, यहाँ पे मैं रुकता हूँ, दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।